नमस्कार दोस्तों। विजय एकेडमी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। किसी कारणवश टेक्निकल इशू और पावर कट होने के कारण क्लास जो है इस एग्जाम्पल के बीच में ही रुक गई थी। चलिए इस एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो देखिए, हमने पढ़ा था साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब हमने समझा था कि साझेदार किसी कारण से अगर मर जाते हैं तो फर्म के साथ साथ साझेदारों के जो उत्तराधिकारी होती हैं, दोनों ही लोगों को काफी नुकसान होता है। वो तो उत्तराधिकारी को कम से कम उस उनका एक व्यक्ति चला गया है तो वो नुकसान तो हुआ है, कम से कम उन्हें फाइनेंशियली रूप से ज्यादा दुख ना सहना पड़े और ज़्यादा परेशानियाँ ना हो। इसीलिए ही सभी साझेदार क्या करते हैं, साझेदारी फर्म में एक संलेख कर लेते हैं और उसमें सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं कि साझेदारी अनुबंध के अंतर्गत ही सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं कि क्या-क्या उन्हें मिलेगा और किस-किस अमाउंट में मिलेगा, कैसे-कैसे अमाउंट मिलेगी और अमाउंट की राशि कितनी होगी, उसमें किन-किन चीज़ों को जोड़ा जाएगा। ये सारी बातें जो है साझेदारी संलेख में लिख दी जाती है। तो उन्हें कौन-कौन सी राशि मिलेगी उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था। मैं आपको 1-2 मिनट में रिकैप दे देता हूँ कि देखिए, उसे पूंजी खाते का क्रेडिट शेष मिलेगा, चालू खाते का जो क्रेडिट शेष होगा वो उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ चालू वर्ष के प्रारंभ से लेकर मरने तक की तिथि तक का अगर कोई लाभ होगा वो भी हमने देखा था कि लाभ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उन्हें वो प्रॉफिट में हिस्सा भी मिल जाएगा। साथ ही साथ क्या मिलेगा, पुनर्मूल्यांकन। अगर संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें अगर कोई लाभ होता है तो वो लाभ भी उनको दिया जाएगा। और अविभाज्य अगर कोई लाभ, मतलब प्रॉफिट, कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट या संचय मतलब रिजर्व है, तो वो भी उन्हें शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, मृत साझेदार को ख्याति में मतलब जो गुडविल है उसमें अगर कोई हिस्सा बनता है तो वो भी उन्हें दिया जाएगा। और मृत साझेदार का चालू वर्ष के प्रारंभ से, मतलब जो चालू वर्ष है उसके प्रारंभ से लेकर के मरने की तिथि तक की अगर सैलरी कब दी जाएगी, जब ऐसा है कि भैया सैलरी भी उन्हें दी जानी चाहिए थी तो सैलरी भी उन्हें दी जाएगी। ये सारी भी बातें दी जाएंगी। साथ ही साथ संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में अगर उनका कोई हिस्सा बनता है तो वो भी उन्हें दिया जाएगा। और अगर कोई पूंजी है, पूंजी लगाई गई है और पूंजी पर ब्याज देने का प्रोविजन है तो उस पर भी उन्हें वो भी दिया जाएगा। मतलब अगर पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है तो वो भी उन्हें दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। और साथ ही साथ अगर कोई फीस या कमीशन देना था तो वो भी उन्हें दिया जाएगा। ये सारी बातें वो है जो उन्हें कैपिटल में दी जाएंगी। और कौन कौन सी मदें उनसे ली जाएंगी, तो देखिए, अगर कोई डेबिट शेष है किसमें, उनके पूंजी में या चालू खाते में, तो वो लिया जाएगा। ड्राइंग है तो वो लिया जाएगा। और ड्राइंग पर ब्याज है अगर, तो वो भी उनकी जो देने वाली राशि है उनमें से कम कर दिया जाएगा। और पुनर्मूल्यांकन अगर संपत्ति और किसका, संपत्ति और दायित्वों का किया जाता है और उससे क्या हो जाती है, हानि, तो वो हानि भी ली जाएगी। और इसी प्रकार से अगर व्यापार में हानि होती, मतलब जिस प्रकार से उन्हें लाभ हो रहा था उनके जाने तक, अगर उस जगह हानि हो जाती, जैसे हमने बोला था कि अगर 9,000 की प्रॉफिट की जगह क्या हो जाता, 9,000 का लॉस हो जाता, तो 3,000 रुपये उनसे रिकवरी की जाती, मतलब जो उनको देने वाली अमाउंट है उसमें से कम कर दिया जाता। और ख्याति में हुई कमी भी उनसे ली जाती। तो इस प्रकार से ये सारी बातें, ये सारी चीजें हैं जो उनसे ली जाती। समझ में आई बात? इस प्रकार से जो नेट अमाउंट होता है उसका पेमेंट कर दिया जाता। और उस पे भी हमने बात की थी, वो पेमेंट के लिए भी बताया जा सकता है कि उन्हें एक साथ पेमेंट दिया जाएगा, नगद भुगतान किया जाएगा, ऋण के रूप में दिया जाएगा, या साझेदार उसके पेमेंट करने के लिए अपने पास से अतिरिक्त धन लेकर के आएंगे या बैंक से लोन लेंगे। इस प्रकार से ये सारी बातें हमने की थी। और फिर क्या था कि मृत साझेदार को जो लाभ में हिस्सा दिया जाता है, मतलब जो प्रॉफिट में उसको हिस्सा दिया जा रहा है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो उसके लिए भी बताया गया था कि देखिए, किस आधार पर लिया जाएगा ये भी डिसाइड किया जा सकता है। तो उसके कई आधार हो सकते हैं। जैसे पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर अगर उन्हें क्या दिया जाता है, पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर मरने की तिथि तक उन्हें क्या दिया जा रहा है, लाभ में हिस्सा दिया जा रहा है, तो उसका कैलकुलेशन कैसा किया जाएगा। जैसे हमने बोला था कि बैलेंस शीट बनने से, मतलब 31 मार्च, हमारे एग्जाम्पल में 31 मार्च 2021, मतलब क्योंकि जो सदस्य हमने एग्जाम्पल में लिया था उसकी मृत्यु कब हुई थी, वो 31 दिसंबर को हुई थी, 31 दिसंबर 2022 को हुई थी। और तो लास्ट बैलेंस शीट से उसके मृत्यु की तिथि तक जो भी उनको भुगतान है वो कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें जो हैं हमने समझी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई? समझ में आई ये सारी बातें? तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो हैं इन्हें दी जाती। समझ में आ गई बात? तो ये सारी बातें जो हैं इन्हें
पेमेंट के रूप में दी जाती। तो ये सारी बातें हमने समझ ली थी। अब हम बात करते हैं किस पर, अब हम बात करेंगे समय के आधार पर। समय के आधार पर अगर उनको भुगतान किया जाता, लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, तो उसमें हमने पहला पढ़ लिया था कि पिछले वर्षों के लाभों के आधार पर। तो हमने दिया था कि पिछले वर्ष का जो लाभ है उसमें जो उनका लाभ, उसी को आधार मान करके हम करंट ईयर का लाभ निकालेंगे जब तक व्यक्ति रहता है, और उसमें दिया जाएगा। जैसे हमने क्या दिया था कि एबीसी 3 साझेदार बराबर के साझेदार हैं। 31 मार्च 2022 को तो क्या होता है, सी की मृत्यु हो जाती है। पिछले वर्ष 31 दिसंबर 2021 को 21 का लाभ कितना था, वो था 24,000 रुपए का। कितने का था, वो था 24,000 रुपए का। तो इस 24,000 में जो है 24,000 रुपए के भाग में बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमें निकालने का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए पिछले वर्ष 2021 में जो लाभ था, ये हमने एग्जांपल समझ भी लिया था, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा, इसलिए स्पीड तेज है। तो देखिए इसमें कितना मिल रहा था हमको, 24,000 रुपए में, ये 24,000 रुपए हमने ले लिया था हमारे भाग में। जैसा कि आपने देखा ही कि हमने ले लिया था 24,000 रुपए। पिछले वर्ष में 3 महीने में कितना होगा, तो कब से चालू होगा, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, मतलब जब उसकी मृत्यु हुई तब तक 3 महीने हो चुके थे। और इन 3 महीनों का उन्हें कितना 3 महीनों का हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो 24,000 पूरे साल का है, तो 3 महीने का कितना प्रॉफिट होगा, तो वो होगा 6,000 रुपए। सभी जो साझेदार हैं वो कैसे बांटते हैं, लाभ हानि बराबर के भाग में बांटते हैं। तो 6,000 में अगर बी का भाग देखा जाए तो वो कितना होगा, 2,000 रुपए रहेगा। तो इतना सरल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए क्यों पूछा जा सकता है, इसमें कंसेप्ट क्या कवर हो रहा है, इसमें कंसेप्ट कवर हो रहा है कि साझेदार की मृत्यु होने पर लाभों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया, तो उसका लाभ में हिस्सा कितना होगा, एक ये कंसेप्ट कवर हो रहा है। और दूसरी बात इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि 1 मिनट का तो ये क्वेश्चन बनता है, मतलब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको 1 मिनट तो इसमें लगेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाना रिलेवेंट होता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा पूछा जाएगा, दूसरी विधि कौन सी होती है जिस आधार पर लाभों में हिस्सा दिया जाता है, तो हम यही समझ रहे थे और इसी बीच हमारा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो एकदम से रुक गया था। तो पिछले वर्ष के औसत लाभ के आधार पर, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, पिछले वर्ष के औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट के आधार पर उनको क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट के आधार पर उनको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, मींस ये है कि हम इसमें कौन सी विधि लगा देंगे, हम यहाँ पर देखा जाए तो ईमानदारी से तो औसत लाभ विधि का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। औसत लाभ विधि जैसा कि हमने क्या गुडविल के वैल्यूएशन में भी समझा था कि औसत लाभ विधि का, तो यहाँ पर वही वाली मेथड का उपयोग किया जाएगा। औसत लाभ विधि को ही यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो औसत लाभ विधि तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि साझेदार आपस में तय कर लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें यह भी तय किया जाता है कि कितने वर्षों का प्रॉफिट लिया जाएगा, 3 वर्षों का लिया जाएगा, 4 वर्षों का लिया जाएगा, 5 वर्षों का लिया जाएगा या 10 वर्षों का लिया जाएगा। तो कितने वर्षों का प्रॉफिट लिया जाएगा ये भी डिसाइड किया जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि कल से इस पर भी विवाद हो सकता है। ये तो अगर साझेदारी संलेख में केवल ये लिखा गया कि पिछले वर्षों के औसत लाभ के आधार पर लिया जाएगा, तो कल से ये भी विवाद हो सकता है लीगल हेयर जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो वो वाले वर्षों का ही बोले कि आप 3 वर्षों का लीजिए, 4 वर्षों का ही लीजिए, 10 वर्षों का नहीं लीजिए, क्योंकि पिछले ज्यादा पुराने ईयरों में प्रॉफिट कम हो सकता है। या हो सकता है कि पिछले पुराने वर्षों में प्रॉफिट ज्यादा हो तो वो बोले कि 10 साल का ले। तो इस पर भी विवाद ना हो इसलिए ये भी लिख दिया जाता है साझेदारी संलेख में कि कितने वर्षों तक का लाभ लिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या लिखा कि 3 वर्षों तक का लाभ लिया जाएगा, 3 वर्षों तक का ही, 3 इयर्स तक के ही प्रॉफिट का क्या लिया जाएगा, एवरेज लिया जाएगा। तो अब क्या होगा, जो लास्ट के मतलब ये जो 31 मार्च 2022 को मान लीजिए 31 मार्च 2022 को जो मृत्यु हुई है, हमारे एग्जाम्पल में कब मृत्यु हुई है हम देख लेते हैं, कब मृत्यु हुई है, तो 31 मार्च 2022 को मृत्यु हुई है। तो देखिए 31 मार्च 2022 को किसकी मृत्यु हुई है, किसकी मृत्यु हुई है भैया, 31 मार्च 2022 को बी की मृत्यु हुई है, ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल में। तो बी की मृत्यु कितने की हुई है, 31 मार्च 2022 को। तो अब इसलिए इसके पिछले 3 सालों का देखा जाएगा, तो इसका कैलेंडर ईयर चल रहा है, तो इसका लास्ट ईयर कौन सा होगा, तो वो होगा 31 दिसंबर 2021 जो है वो लास्ट ईयर होगा। और इसके पहले क्या होगा, अगर 31 मार्च को हो रहा है तो, और इसके पहले कौन सा ईयर होगा, 20 होगा, और इसके पहले ईयर कौन सा होगा, 19 होगा। तो देखिए 19 का प्रॉफिट लेंगे, 20 का प्रॉफिट लेंगे और 21 का प्रॉफिट लेंगे। सपोज यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपए, यहाँ पर प्रॉफिट है 15,000 रुपए, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 25,000 रुपए। तो बस हम ले लेंगे 10, 15 और 25, 10, 15 और 25, तो 10, 10, 20,
20 और 20 40, 40 और 1 50, ये 50, और 50 को डिवाइड किससे कर देंगे 3 से। तो बस हमारा अब क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो बस ये एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा मेथड से भी निकाला जा सकता है देखा जाए तो, ये तो आपने समझा ही है इससे पहले वाला। तो बस ये एवरेज प्रॉफिट जैसे ही हम निकालेंगे, हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 16,666 रुपए आप ले लीजिए। तो ये क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो बस यही हमको करना है। अब एवरेज प्रॉफिट ये आ गया पूरे साल भर का। तो इस वर्ष कितने साल काम किया इसने, इस वर्ष 3 महीने काम किया, तो फिर 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर उसमें हिस्सा किसका निकाल लेंगे, बी का हिस्सा निकाल लेंगे। सेम है, सब हो जाएगा। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फटाफट से, तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, कुछ वर्षों के लाभ लिए जाएंगे। इस स्थिति में दिए गए वर्षों के लाभ को जोड़कर उन्हीं वर्षों की संख्या से क्या दे दिया जाएगा, भाग देकर औसत निकाल लिया जाएगा। एक वर्ष का लाभ ज्ञात कर लेते हैं। वही मतलब जो औसत आएगा, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में क्या आया 16,666 रुपए, ये क्या आ गया एक वर्ष का प्रॉफिट आ गया जिस वर्ष का निकालना है। अब उपरोक्त एक की तरह, मतलब यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया उपरोक्त वन की तरह। उपरोक्त वन की तरह मतलब कैसा हो गया, अब जब आपके पास एवरेज से प्रॉफिट आ गया, जैसे हमारे एग्जांपल में आ गया 16,666 रुपए, अब ये प्रॉफिट आ गया। तो अब देखिए ये प्रॉफिट किसके जैसा हो गया, 24,000 के जैसा ही नहीं हो गया। तो उस पूरी मेथड किसी लग जाएगी, ये इसके जैसी ही लग जाएगी, सेम एज अबव वाली मेथड लग जाएगी। समझ में आ गई बात इतनी। तो बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। और मृत साझेदार का हिस्सा में लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा, मतलब जो हिस्से में उसको लाभ मिल रहा है वो ज्ञात कर लिया जाएगा। बात समझ में आई। अब ये उदाहरण है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए आपको इसमें नोट कुछ नहीं करना है, ये जो पीडीएफ नोट्स है इसी को आप समझ लीजिए पहले, और बस इसमें यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, पिछले वर्षों के औसत के आधार पर, बस ये इतना सा लिख लीजिए और ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए बस। अगर आप केवल नोट कर रहे हैं और अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप कुछ भी नोट मत करिए, बस समझिए। और जो चीजें मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, तो देखिए यहाँ पर आप देखने वाली बात यह है कि मैंने काफी जगह छोड़ी है। जैसे यहाँ पर एक जगह छूटी हुई है, इस साइड एक जगह छूटी हुई है आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये जगह छूटी हुई है। तो ये जगह छोड़ने का कारण क्या है कि जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ अपने अब मैं बोल रहा हूँ, तो आपको अगर उसमें से कोई आईएमपी पॉइंट लगता है तो वो भी आप लिख सकते हैं अपने एंड से भी। मुझे जो लगेगा मैं तो वो बताऊंगा ही आपको कि ये देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है। तो आप यहाँ पर अपनी मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉमेंट्री लिख सकते हैं जो आपको लग रहा है। तो ये आपका क्या होगा, ये नोट्स होलसेल हो जाएगा, मतलब यही नोट्स पढ़ना रहेगा आपको। क्योंकि हमारा प्रयास ही यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स में ही दे दिया जाए, ताकि आपको और कोई सी बुक रेफर करने की आवश्यकता ना हो। चलिए, तो उदाहरण पे थे हम अपने। तो उदाहरण क्या बोल रहा है, ए और बी और सी तीन साझेदार हैं। क्या है 5-3-2 के अनुपात में ये साझेदार हैं। उन्होंने आपस में तय किया कि किसी भी साझेदार के मरने पर, मतलब देखिए उन्होंने आपस में तय कर लिया, मतलब बाद में कोई विवाद ना हो इसलिए आपस में उन्होंने पहले से ही तय कर लिया कि मरने पर उसके हिस्से का चालू वर्ष का लाभ, जो चालू वर्ष का लाभ है वो पिछले 3 वर्षों के लाभ के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। तो अब कोई विवाद होगा क्या लीगल हेयर से? नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से ही तय कर लिया गया है। अब कोई लीगल हेयर आएगा तो उसको बोला जा सकता है कि देखिए पहले से ही हमने जो व्यक्ति है उससे पहले से ही पूछ लिया था। तो ये है। अब सी अप्रैल 30, 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो कितने कब मृत्यु हो गई, अप्रैल 30, 2022 को। मतलब अब क्या हुआ, वो कितने महीने दिए हैं, तो देखिए वो कितने महीने यहाँ रहे हैं, अब देखने वाली बात है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने वो क्या थे, उन्होंने व्यापार में काम किया है। अब देखिए इन्होंने दिया भी पिछले 3 वर्षों का प्रॉफिट, पिछले 3 वर्षों का प्रॉफिट क्या है, 20, 25, 27, है ना। तो बस ये तीनों का टोटल कर लेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो पीडीएफ से ही पूरा नोट करता है तो पूरा नोट मत करा करिए। अगर ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो पीडीएफ से केवल डायरेक्टली नोट करते हैं तो फिर वो क्या करा करें, ये लिखा करें। क्या लिखेंगे, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए। अगर कोई पीडीएफ से नोट करके अपने नोट्स बनाने की उसमें है तो देखिए एक तो पीडीएफ ही आप यूज करें, मैं कोशिश यही करूंगा। तो मैं आपको बोल दूंगा जब, तो आप पीडीएफ निकाल लिया करिए एक बार में फटाफट से। अभी एक साथ निकाला करिए तो आपके अच्छा रहेगा आपको। तो देखिए अगर आप पीडीएफ से नोट्स बना रहे हैं तो ये मैं बोलूंगा आपको ये लिखना है, बस क्या लिखना है, पिछले वर्षों के औसत के आधार पर क्या करेंगे, पिछले वर्षों के औसत के आधार पर, मतलब हम क्या करेंगे, और ये आपको क्या विधि पुरानी वाली विधि है तो आपको याद आ जाएगी कि इसमें क्या करते हैं हम, पिछले वर्षों का औसत निकालते हैं। ये लिख लेना है। और क्या करना है, ऊपर वाला एग्जाम्पल तो आपको पूरा लिख लेना है और ये पूरी कैलकुलेशन लिख लेनी। उसके बाद क्या करना है, आपको ये उदाहरण लिखना है। और उदाहरण में क्या लिखना है, ए बी सी 3 साझेदार थे जो कितने अनुपात में बांटते हैं, ये अनुपात में बांटते हैं, बस। और क्या लिखना है आपको,
ये लिखना है। उसके बाद कि अपने 3 वर्षों के लाभ के आधार पर क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे, ये इतना सा लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है 30 अप्रैल और 2022 को क्या हो गया, सी की मृत्यु हो गई, ये लिख लेना है। और फिर आपको लिखना है 3 वर्षों का लाभ, बस ये अमाउंट में लिख लेना है। और फिर क्या लिखना है, सी का हिस्सा। ये जो बाकी चीजें हैं ये मत लिखिए, समय बचाइए अपना। और क्या लिखेंगे फिर, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 3 वर्ष, 3 वर्षों का लाभ ये लिखेंगे और इसका टोटल लगा लेंगे। और 3 वर्षों का एवरेज औसत, ये कितना आ जाएगा, 24,000 रुपए। इस प्रकार से आपको लिखना है। समझ में आई बात? चलिए, तो हम आ जाते हैं वापस से अपने पॉइंट पर। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना है। मैंने आपको इसलिए बताया कि कोई बच्चे हो सकते हैं कि वो इसी पीडीएफ से लिख रहे हो, तो वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। पूरा पीडीएफ, पूरा सोल्यूशन, पूरी थ्योरी लिखेंगे तो काफी समय लगेगा। आप समझ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, आपको यहाँ से समझना है। एग्जाम में आंसर दिया हुआ होगा आपको आइडेंटिफाई करना है सही आंसर, तो लिखना नहीं है, दिमाग में ज्यादा जाना चाहिए। तो 3 वर्षों का प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो देखिए 20, 25 और 27 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000 रुपए। अब 72,000 रुपए प्रॉफिट कितने सालों का हुआ, 3 सालों का। अब इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या गया, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए क्या आ गया, हमारा औसत आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, 30 अप्रैल तक उसने काम करा, तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक उन्होंने काम करा, तो अल्टीमेटली कितने वो महीने काम करा है, 4 महीने। 24,000 रुपए पूरे साल भर का था, तो 3 महीने का कितना होगा, तो बस हम 3 महीने का निकाल लेंगे। 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 से 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितनी बार कट जाएगा, 12 एकम 12 एक बार, और 12 दूना 24 दो बार, तो कितने आ गए, 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए, और इसमें 4 का इंटू कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 8,000 रुपए। ये 8,000 रुपए क्या आ गया, क्या आ गया, 8,000 रुपए पूरे वर्ष का लाभ। मतलब इस वर्ष का, जो पूरे वर्ष का लाभ नहीं, अप्रैल तक का प्रॉफिट कितने आया, अप्रैल तक का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 8,000 रुपए। मतलब ये 8,000 रुपए अप्रैल तक का प्रॉफिट है। और इस 8,000 रुपए में किस किस का शेयर है, ए, बी और सी तीनों का शेयर है। अब इसमें क्या होगा, सी का हिस्सा निकालना है, तो बस हम सी का भाग दे देंगे। तो देखिए टोटल भाग कितना था, 5 3 2, 5 3 2 कितना हो गया, 10। और सी का भाग कितना था, 2, तो हमने देखिए 2 से उसको क्या करा, यहाँ पर इंटू कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1,600 रुपए। कैसे आया, 10 से एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा 800। 8 को 800 और 1,600, 8 को 8, 8 दूनी 16, 16 और ये 2 जीरो लग जाएंगे तो 1,600 रुपए। तो 1,600 रुपए क्या आ गया, सी का भाग आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेंगे वो, तो क्वेश्चन इससे भी पूछ सकते हैं। अगर उनको थोड़ा सा टफ करना होगा तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें आपके 2 कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। एक तो आपसे वो एवरेज भी निकाल लेंगे, यहाँ पर एवरेज भी निकाल लेंगे। दूसरा आपसे कंसेप्ट क्या कवर हो जाएगा, उनका एवरेज निकला लेंगे 24,000 रुपए। उसके बाद उसका 4 महीनों का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करा लेंगे, वो देखिए ये 8,000 रुपए। और तीसरा कंसेप्ट जो कैलकुलेशन में कवर होगा वो होगा 1,600 रुपए। मतलब वो यहाँ पर एक कैलकुलेशन ये आपसे चेक कर लेंगे, दूसरी कैलकुलेशन ये चेक कर लेंगे, और तीसरी कैलकुलेशन वो ये चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अगर वो एग्जाम में पूछेंगे तो आपसे 3 कैलकुलेशन सही करवाएंगे वो। देखिए अगर कहीं भी गलती होगी तो आपका सोल्यूशन में आंसर नहीं आएगा। मतलब 24,000 रुपए आपका पूरा आना चाहिए। फिर उसके बाद 4 महीने का, ये आपको याद रखना है कि 4 महीने का प्रॉफिट निकालना है और वो 8,000 रुपए निकालना है। जब ये निकल जाएगा तो ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें आपको सी का भाग निकालना है। तो देखिए वो सी का भाग 1,600 रुपए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो कितनी एक्यूरेसी से आपसे निकालेंगे। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन सरल है, बट अगर ऐसे देखें तो देखिए वो 3 जगह उन्होंने चेक करा। चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट 1 एवरेज प्रॉफिट, चेक पॉइंट 2 4 महीने का प्रॉफिट, और चेक पॉइंट 3 क्या है, उस साझेदार का प्रॉफिट। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को जो एग्जाम पेपर पूछना है उनको इस बार नेगेटिव मार्किंग के साथ पूछना है। तो हाई लेवल और कर देंगे अगर, और बहुत ज्यादा टफ पेपर पूछेंगे तो ऐसे ही अपने आप में टफ हो जाता है एग्जाम जब माइनस मार्किंग आती है। क्योंकि बच्चा थोड़ा प्रेशर में होता है जब एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। कई बार क्वेश्चन आते हुए भी वो डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट की तरफ आएगा, टफ ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अब टफ एग्जाम ऐसे ही हो गई है माइनस मार्किंग के आने से। चलिए, हमने अभी पढ़ा समय के आधार पर। समय के आधार पर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो पिछले वर्षों के लाभ के आधार पर और पिछले वर्षों के औसत लाभ के आधार पर। ये 2 विधि से हमने समझा। अब तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है विक्रय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेल के आधार पे क्या निकालेंगे, उनका प्रॉफिट निकालेंगे, कितनी सेल हुई है उसके आधार पर। तो चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। इस व्यवस्था में, मतलब इस सिस्टम में पिछले वर्षों का विक्रय और लाभ के साथ साथ, मतलब हम लास्ट ईयर का
सेल और प्रॉफिट तो देखेंगे ही देखेंगे, लास्ट ईयर का सेल और प्रॉफिट तो देखेंगे ही, साथ ही साथ क्या करेंगे, चालू वर्ष के जीवित अवधि तक का विक्रय भी दिया जाता है। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, जीवित वर्ष कहने का मतलब, यहाँ जीवित वर्ष का मतलब क्या है, करंट ईयर। यहाँ लिख लीजिए, जीवित अवधि का मतलब है करंट ईयर या करंट पीरियड। ठीक है, जीवित अवधि का मतलब क्या हुआ, करंट ईयर या करंट पीरियड। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए ताकि कभी कंफ्यूजन आए भविष्य में कि जीवित अवधि का मतलब क्या हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, विक्रय के अनुपात में विक्रय के अनुपात में लाभ का निर्धारण कर लेते हैं। मतलब सेल को हम किस अनुपात में देखेंगे, प्रॉफिट को किस अनुपात में देखेंगे, सेल के रेशो में देखेंगे। जो प्रॉफिट हो रहा है उसको किस अनुपात में देखा जाएगा, प्रॉफिट को किस अनुपात में देखा जाएगा, वो सेल के रेशो में देखा जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा विक्रय कितना हुआ है वो किससे पता लगाया, लाभ लाभ और विक्रय के दोनों के बीच का जो हम क्या देखेंगे, रेशो देखेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात का मतलब क्या हुआ, रेशो निकालेंगे, कितना इस समय प्रॉफिट हो रहा था, कितना रेशो हो रहा था। और उसी के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए, रेशो निकालने का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख की सेल पर पिछले साल 10-20 हजार का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 हजार का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख की सेल पर पिछले वर्ष 20 हजार का प्रॉफिट हुआ, तो 50 हजार की सेल पर, मतलब इस साल 50 हजार की सेल हुई, तो 50 हजार की सेल पर कितने का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये रेशो निकाल रहे हैं और रेशो के आधार पर हम क्या करेंगे, करंट ईयर का क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये बात समझ में आई। अभी नीचे एग्जांपल दूंगा तो उससे भी समझ में आएगी। और अगर आपको लगे तो ये खाली जगह में आप यहाँ पर ये बात भी ऐसे लिख लीजिएगा, तो आपको बाद में जब रिवाइज करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट में लिखता हूँ ना, इससे आपको क्या हो जाएगा, वो रिकॉल हो जाएगा कि इस समय बोला क्या गया था। तो देखिए उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड 4-3-2 के अनुपात में साझेदार हैं। एक्स 31 मई 2022 को उनकी मृत्यु हो जाती है। वर्ष 21 का विक्रय और लाभ क्रमशः दिया हुआ है। मतलब 2021 का जो क्या दिया हुआ है हमें, 2021 का लाभ दिया हुआ है, और विक्रय और लाभ दिया हुआ है। देखिए लाभ कितना दिया हुआ है, 1,20,000 रुपए, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15,000 रुपए। तो चालू वर्ष में 31 मई तक विक्रय कितना हुआ है। अब देखिए चालू वर्ष में विक्रय कितना हुआ है, 72,000 रुपए। देखिए हमारे एग्जाम्पल में, पिछले वर्ष का हमारे एग्जाम्पल में क्या था, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था 1 लाख रुपए, और हमारे एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर 15,000 रुपए, हमने कितना लिया था, 20,000 रुपए। करंट ईयर में हमारा कितना सेल था, 50,000 रुपए, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 72,000 रुपए। तो देखिए वही की वही बात बोली गई है। तो अब इस हिसाब से करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है। तो बस हम कैलकुलेशन जमा लेंगे। जैसे अभी ये एग्जांपल को अगर हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर कितना आता कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होना था, 10,000 रुपए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ निकाल लेंगे कि देखिए सोल्यूशन, यदि विक्रय 1,20,000 रुपए है पिछले वर्ष में, और लाभ 15,000 रुपए है, तो यदि 1 रुपए के विक्रय है तो लाभ कितना होगा। तो देखिए 1 रुपए से जमाया है, मैं आपको 1 रुपए से जमाने की बजाय डायरेक्टली क्या करना चाहिए आपको, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। ये स्टेप आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और डायरेक्टली किस स्टेप पे आ जाएंगे, ये स्टेप पे। तो आपको क्या करना है, 1,20,000 से 15,000 की सेल होती है, तो 72,000 से कितने की सेल होगी, सिंपल। तो देखिए ये 72 यहाँ आ गया, और ये 15 जो है, ये 15,000 रुपए ये यहाँ पर आ गया। इसको ऐसे देख लीजिए कि चूंकि इसको बोल सकते हैं चूकी जमाना, कि 1,20,000 की सेल पर 15,000 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 1,20,000 की सेल पर कितने का प्रॉफिट होता है, 15 का है। मतलब ये विक्रय हमने लिख लिया यहाँ पर, विक्रय, और यहाँ पर क्या लिख लिया, सेल। विक्रय, और यहाँ पर क्या लिख रहा, प्रॉफिट मतलब लाभ। 1 मिनट रुकिए, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको प्रॉपरली, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विक्रय, क्योंकि विक्रय कितने का है, विक्रय जो है वो है 1,20,000 का। ठीक है, और जो लाभ है, 1,20,000 के विक्रय पर लाभ होता है 15,000 का। कितने का लाभ होता है, 15,000 का। तो 72,000 की सेल पर, ये कौन सी 72,000 की सेल है, तो करंट ईयर की। ये देखिए मैंने CY लिख दिया, इसका मतलब है करंट ईयर की, मतलब वर्तमान वर्ष की। आप लिख लीजिए वर्तमान वर्ष की, यहाँ पर लिख लीजिएगा वर्तमान वर्ष की। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, बस अब हम निकाल लेंगे। तो ये 72 देखिए यहाँ आ जाएगा, ये 72 ऐसा कैसे यहाँ आ जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, ये 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए जो है वो लाभ के इंटू हो जाएंगे। और ये 15,000 का प्रॉफिट कितने से हो रहा है, 1,20,000 से। तो ये 1,20,000 रुपए क्या आ जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर मतलब भाग में आ जाएंगे। तो ये 1,20,000 रुपए यहाँ आ गए।
कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 1,20,000 की सेल पर 15,000 का प्रॉफिट होता है। चूंकि 1,20,000 की सेल पर 15,000 का प्रॉफिट होता है तो 72,000 की सेल पर कितने का लाभ होगा। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब बचा क्या है 12। तो 12 से 12 कम 12 और यहाँ पर क्या आ गया 12 छंग 72, 12 छंग 72 तो कितना आ जाएगा 600 रुपए। 600 रुपए और इंटू में क्या बचेगा 15 रुपए। समझ में आई बात। ये 12 छंग 72, 12 कम 12 12 छंग 72 तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 6 और ये 2 जीरो बच गए तो 6 का ये 6 जीरो आ जाएंगे और इंटू क्या बचा है, इंटू में क्या बचा है 15। तो बस 15 का हम इंटू कर देंगे तो 600 में 15 का इंटू कर देंगे तो बस अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है 6। देखिए 6 को 15 के पहाड़े को 6 बार पढ़ लीजिए, 15 या 6 के पहाड़े को 15 बार पढ़ लीजिए, बात वही है। तो क्या आ जाएगा 90, 15 छक्का 90 और ये 2 जीरो लग जाएंगे पीछे। तो हमारा आंसर क्या आ गया प्रॉफिट, क्या आ गया प्रॉफिट 9,000 रुपए। ये प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है 4 महीनों का। कितने महीनों का, ये प्रॉफिट जो यहाँ पर भी है ये दिया हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है कितने महीनों का, ये प्रॉफिट है पूरे साल भर का। क्या है ये प्रॉफिट 4 महीनों का प्रॉफिट है, सॉरी कितने का प्रॉफिट है 4 महीनों का। मतलब कब तक 4 महीनों का, क्या 31 मई तक का प्रॉफिट है, सॉरी। तो 31 मई मतलब कितने दिन हो गए, तो अप्रैल मई सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने महीनों का प्रॉफिट है ये 5 महीनों का प्रॉफिट है। ये 5 मंथ का प्रॉफिट है। हम नीचे ज्यादा आ गए एक सेकंड। ये कितने महीनों का प्रॉफिट है 5 मंथ का प्रॉफिट है। समझ में आई बात। 31 मई तक का ये प्रॉफिट है 9,000 रुपए और ये प्रॉफिट किसका है, सब लोगों का है। अब इसमें हमको क्या करना है, एक्स का हिस्सा निकालना है जिसकी मृत्यु हो गई है। तो ये 9,000 रुपए हमने लग दिया। अब एक्स का हिस्सा कितना था उसमें, तो देखिए एक्स का हिस्सा ये दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए आप ये एक्स का हिस्सा कितना है 4 3 2 का, तो एक्स का हिस्सा कितना हुआ 4, तो 4 रख दिया। टोटल कितना होगा 4 और 3, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 डिवाइडेड में आ गया। ठीक है, इस 9 से क्या कर दिया 9 एकम 9 और 9 एकम 9, तो कितना बचा 1,000 रुपए। 1,000 में इंटू कर देंगे कितने का, ये 4 का, तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपए। 4,000 रुपए क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया, सी का प्रॉफिट हो गया, ये सी का मतलब प्रॉफिट में सी का भाग 4,000 रुपए आ गया। बात समझ में आई किस प्रकार से निकालते हैं, दोनों ही चीजें विक्रय के आधार पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस में दिए हुए हैं और आने के चांसेस होते हैं। तो हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसका हम एक रिकेप भी कर लें फटाफट से। चलिए, अब मत साझेदार को पूंजी पर ब्याज, मत साझेदार को पूंजी पर ब्याज भी दिया जाता है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करती है हम इस एग्जांपल से समझ लेंगे फटाफट से और इसको कंप्लीट करेंगे। और संयुक्त बीमा पॉलिसी के साथ हमारा ये जो मृत साझेदार का है ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा। तो हमारा साझेदारी का बेसिक, प्रवेश, अवकाश ग्रहण और मृत्यु समाप्त हो जाएगी। अब हमारा बचेगा साझेदारी का विघटन जो है वो, तो उसको मैं आने वाली वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इस प्रकार से हमारा साझेदारी जो एक बड़ा चैप्टर है हमने डिटेल्ड में कवर करा और इसके डिटेल में मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लेंगे हमारी क्लास, मतलब जो लेखांकन की अवधारणा है और वो सब। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं वापस से हमारे मेन पॉइंट पर कि मृत साझेदारों के पूंजी पर शेष पर ब्याज क्या होगा। इससे पहले अगर एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं करी तो कर सकते हैं आप क्लासेस ज्वाइन, क्योंकि देखिए जो क्लासों का प्राइस है वो जो है कितना बढ़ने वाला है, वो 5 जनवरी से 2,400 रुपये होने वाला है। तो आज आपके कने अच्छा समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स बाय करना है तो आप नोट्स भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, 499 में, और इसका नहीं तो प्राइस कितना हो जाएगा 699 हो जाएगा। जो ये 5 जनवरी में आपको ये जो प्राइस है वो सुबह 10 बजे से जो प्राइस ये दिया हुआ है ये अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब सुबह 5 बजे, 5 जनवरी में सुबह 12 बजे से, सुबह 12 बजे से मतलब दिन की जो 12 बजती है उस दिन की 12 बजे से ये प्राइस अप्लीकेबल हो जाएगा। तो दिन की 12 बजने से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है,
सुबह मतलब जो दोपहर में 12 बजती है वहां तक अगर आप बाय करेंगे तो आपको ये जो 1999 और 699 है, 499 है, ये प्राइस लग जाएंगे। और दिन की 12 बजने के बाद जो है प्राइस कितना हो जाएगा, 699 हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि ये कर लीजिएगा, क्योंकि ये 12 बजे तक सुबह इसलिए रखा गया है क्योंकि कई बच्चों को आज भी पेमेंट में दिक्कत आ रहे थे और उनके रिक्वेस्ट आए थे, तो हमने इसे जो टीम है उसने इसे कहाँ तक का कर दिया है, 5 बजे तक के लिए, 5 तारीख को दिन में 12 बजे तक के लिए कर दिया है। तो आप ये ले सकते हैं, और अगर आपको कोई समस्याएं हो तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, तो जो टेक्निकल टीम होगी वो आपकी हेल्प कर देगी। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर। देखिए क्या बोल रहा है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज केवल उसी स्थिति में प्राप्त होता है जबकि उनके पूंजी जो है, पूंजी पर ब्याज देना स्पष्ट होता है। मतलब जो संलेख है उसमें क्या दिया जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया जाता है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। यदि है, अगर मतलब व्यवस्था है, मतलब साझेदारी संलेख ऐसा कहता है, तो मृत साझेदार को भी अपने चालू वर्ष में प्रारंभिक पूंजी शेष पर चालू वर्ष के आरंभ से मरने की तिथि तक ब्याज प्राप्त होगा। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, वही कि जब से चालू हुआ है व्यापार, मतलब वर्ष चालू हुआ है, वर्ष चालू होने तक जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक के लिए उसे क्या मिला जाएगा, ब्याज मिलेगा। आपको अगर आप हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हैं तो आपको ये लिख लेना चाहिए कि मत साझेदार की पूंजी शेष पर ब्याज, ये बात लिख लेनी चाहिए। और आपको केवल ये लिखनी चाहिए, क्या लिखनी चाहिए कि अगर, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं कि अगर अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है, तो साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है, तो मृत साझेदार को वर्ष के चालू वर्ष के प्रारंभ से उसके मरने की तिथि तक पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। उसके मरने की तिथि तक, वर्ष के प्रारंभ से उसके मरने की तिथि तक पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। लिख लिया, बस इतना ही लिखिएगा, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। उदाहरण, मृत साझेदार ए की पूंजी शेष कितनी है 1 जनवरी को, ये देखिए 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी 2022 को उसकी पूंजी शेष कितना है, 50,000 रुपए। और उसकी मृत्यु कब हो जाती है, 31 मार्च को हो जाती है, मतलब 3 महीने बाद ही हो जाती है, जनवरी फरवरी मार्च, वो 31 मार्च को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूंजी पर ब्याज की दर कितनी है, 12% की दर है। तो ब्याज की गणना करें। तो बस अब हमारे पास क्या है, सीधा सीधा हमको कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इसमें कोई पूंजी में चेंज नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, कैपिटल जो है वो, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं हुई है। तो हमारे पास एक ही कैपिटल पूरे समय चल रही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एक ही कैपिटल रखेंगे, एक से ज्यादा कैपिटल रखेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, और कैलकुलेशन टफ होगी तो उससे इम्पैक्ट क्या आएगा, आपके जो लगने वाला समय है वो ज्यादा लगेगा। तो वही है कि ज्यादा समय लगेगा, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे कि 1 से 2 मिनट 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो। हर क्वेश्चन में अगर वो टाइम ज्यादा लेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर मॉडरेट बनाते हैं। ए की पूंजी पर ब्याज कितना है, अब हम निकाल लेंगे। तो देखिए 50,000 की पूंजी है, उस पर प्रतिशत कितना है, 12% की दर से उन्हें ब्याज दिया जाएगा। तो हमने बस 12% यहाँ ले लिया है कि 12% से ब्याज दिया जाएगा। तो 50,000 का 12% निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, 3 महीने के तक उसको ब्याज मिलेगा, क्योंकि पूरे साल तो था नहीं, वो मार्च तक ही तो थे। तो पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, परंतु उनको कितने वर्ष का, कितने महीनों का ब्याज मिलेगा, 3 महीनों का। तो सबसे पहले हम 12% निकाल लेंगे 50,000 का, 50,000 का 12% निकाल लीजिए। सिंपल आपको निकालना होगा। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचे कितने, 500। 500 में इंटू कर देंगे 12 का। तो देखिए जीरो को अलग रख दीजिए, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और ये 2 जीरो ऐसी के ऐसी आ जाएंगे। 12 पंजे 60, मतलब 12 में 5 का इंटू करा तो 60 आ गया, और ये 2 जीरो यहाँ आ गए। तो कितने आ गए, 6,000 रुपये। अब ये 6,000 रुपये का आया पूरे साल भर का। मतलब अगर ए भाई साहब वो जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक अगर फर्म में रहते तो उनको 6,000 रुपये का क्या मिलता, ब्याज मिलता। परंतु उनकी मृत्यु कब हो गई, वो 31 मार्च को ही होगा, मतलब 3 महीने बाद ही। तो अब उनको 3 महीने का ब्याज मिलेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 3 और डिवाइडेड बाय 12, ये इसमें इंटू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये कितने बचे, 4। ठीक है, अब ये 4 से इसको काट देंगे हम। तो देखिए 6 एकम 6, बचे कितने, 2।
तो 2 किधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। तो देखिए 0 में 2 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 20। तो 20 तो 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो बस लिख दिया और ये 2 जीरो बच गए, तो ये 2 जीरो ऐसे कैसे आ गए, तो कितना आ जाएगा 1500 रुपए। मैंने कैलकुलेशन भी करके बता दी, कोई डाउट ना रह जाए। तो देखिए ये 1500 रुपए आ गए, तो 1500 रुपए क्या हो जाएंगे, उसको पूंजी पर ब्याज मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये हमारा मृत साझेदार को जो कैलकुलेशन की जाती है वो हमारा कैलकुलेट हो गया कि देखिए मृत साझेदार को जो है जो जो चीजें दी जाती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हमने समझ ली है, क्या क्या उसे दिया जाएगा, क्या क्या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी और क्या होगा, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। अब हम आते हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को हमने पहले भी समझा, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है, तो उसका रेफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए अब उसका। तो देखिए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है और अब इसमें हम क्या समझेंगे, उसकी जो एंट्री होती है वो कैसे होती है। ठीक है, एंट्री होती है वो कैसे होती है, क्योंकि इस पे मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रैक्टिकल पूरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा दिक्कत आएगी उनको, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आप सबकी डिमांड होगी तो मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको इस पे सॉल्व करा दूंगा बड़ा सा। पर बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कितना पूछा जा रहा है, 1 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए फुल क्वेश्चन पूछा तो जाएगा नहीं, वो केवल क्या पूछेंगे आपसे यहाँ पर, कंसेप्ट पूछेंगे। तो कंसेप्ट के लिए हमने यहाँ पर जनरल एंट्री तो ले ही ली है नीचे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी अगर ली गई है तो वो कैसी ली गई है, वो ली गई है जीवन बीमा पॉलिसी को क्या माना गया है, हमने इन्वेस्टमेंट माना है। क्या माना है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट माना है। मतलब हमने क्या माना है कि हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारा ये विनियोग है। विनियोग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। कि हम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को खर्चा नहीं मानते हुए क्या मान रहे हैं, उसको एक इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं कि हमको भविष्य में इससे रिटर्न मिलेगा, और इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के रूप में ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में रूप के लेने का मतलब है कि इसको हम कैसे मान रहे हैं, जैसे एक लैंड होती है, अगर लैंड में हम कोई पैसा लगाते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए की हमने क्या खरीदी, लैंड खरीदी, तो क्या हम इसको पीएनडल में ले जाते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारी संपत्ति है। भविष्य में हमको इससे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, मतलब हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, हमें कुछ प्रॉफिट होगा, या हम हमें, तो इस प्रकार से इसे भी हम क्या कहते हैं, असेट है, और हम इसे क्या बताते हैं, बैलेंस शीट में। तो हम जो बीमा प्रीमियम पॉलिसी है उसको भी क्या मान रहे हैं, विनियोग मान रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। भविष्य में हमको क्या उम्मीद है, इससे भी रिटर्न होगा, तो वो बात यहाँ पर की गई है। चलिए फटाफट से अब पढ़ लेते हैं। जीवन बीमा में सुरक्षा के तत्व के साथ साथ विनियोग तत्व भी शामिल होता है। मतलब सुरक्षा के तत्व के साथ साथ मतलब क्या हुआ, जीवन बीमा, जीवन पर बीमा, जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, मतलब उसकी लाइफ लॉस हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, उसको इससे सुरक्षा मिल जाएगी। मतलब क्या होता है कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो उसको पैसे मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा 1 करोड़ का, तो लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का ले रखा, तो अब क्या हुआ, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसको लाइफ इंश्योरेंस कितनी है, 1 करोड़ की है, तो मतलब अगर मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, सुरक्षा तत्व है। साथ ही साथ क्या है, विनियोग तत्व है। मतलब क्या होता है कि जो पॉलिसी ली जाती है समटाइम्स उसमें क्या दी जाती है, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आप एक निश्चित समय के बाद अगर ये पॉलिसी सरेंडर कर देंगे तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आप हर साल 1 लाख रुपए देते हैं, और उसकी क्या बोला गया है कि आप अगर 3 साल तक ये दिए देते रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से आपको एक सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए इसकी 3 साल बाद सरेंडर वैल्यू कितनी है, सरेंडर वैल्यू है 90,000 रुपए। 3 साल बाद कितनी सरेंडर वैल्यू है, 90,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 3 साल बाद इसको सरेंडर कर देंगे, मतलब तीसरे साल तक पेमेंट करेंगे, और तीसरे साल आपको लग रहा है कि ये पॉलिसी चलाने का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखिए कुछ पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 90,000 रुपए मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। और विनियोग तत्व का एक और रीजन क्या है कि भविष्य में अगर कुछ होता है, लॉस होता है, तो ये सुरक्षा कवर भी दे रही है ना आपको, कि 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस दे रही है। एकदम से जो फर्म ने ले रखी है, और एकदम से अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म को जैसे ही साझेदार की मृत्यु होती है वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से उसे पैसे मिल जाएंगे। तो जो ऊपर हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं कि लीगल हेयर को ये सारी बात चीजें देनी रहती हैं, ये सारे पैसे देने रहते हैं, तो वो पैसे का कहीं ना कहीं एक ये क्या हो जाएगा, एक जरिया हो जाएगा। इस तरह से भी इसे लिया जाता है। बात समझ में आ गई। इस विधि के अंतर्गत चुकाई गई प्रीमियम की राशि को विनियोग की तरह माना जाता है। किसकी तरह माना जाता है, विनियोग की तरह माना जाता है।
इस हेतु संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता खोला जाता है। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा अगर लाइफ संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर, तो वो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन लिख सकते हैं कि अगर साझेदारी फर्म द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को, लिखिए क्वेश्चन, अगर साझेदारी फर्म द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को विनियोग की तरह माना जाता है, अगर साझेदारी फर्म द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को विनियोग की तरह माना जाता है, तो कौन सा खाता खोला जाएगा। वो 4 एग्जाम्पल देंगे और उसमें से एक एग्जाम्पल क्या होगा, जीवन बीमा पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी खाता खोला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जीवन बीमा पॉलिसी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। तो आपको क्या लिख लेना है, उसका आंसर करके संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता खोला जाएगा। आंसर क्या लिख लेंगे, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता खोला जाएगा। इसके डेबिट पक्ष में चुकाई गई प्रीमियम होगी, डेबिट पक्ष में क्या होगी, जो हम प्रीमियम पेड करते हैं वो होगी। ठीक है, क्या होगी, डेबिट पक्ष में इसके प्रीमियम की राशि होगी, मतलब जो प्रीमियम चुका रहे हैं हम उसकी राशि होगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होगा, प्रीमियम की राशि होगी। ठीक है, और क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में क्या होगा, समर्पण मूल्य होगा। समर्पण मूल्य वही जो मैं आपको बता रहा हूं, समर्पण मूल्य, वो समर्पण मूल्य कहां पर होगा, क्रेडिट पक्ष के रूप में दिखाया जाएगा। अब इस खाते का जो अंतर है, अब इस खाते का जो अंतर है वो लाभ हानि खाते में क्या किया जाएगा, डेबिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। मतलब डेबिट पक्ष में हस्तांतरित करने का मतलब क्या हुआ, उसे क्या माना जाएगा, जो अंतर आ रहा है, जो अंतर आ रहा है उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मान लीजिए प्रीमियम की राशि कितनी है, प्रीमियम की राशि है 90,000 रुपए। कितनी है प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की राशि है 90,000 रुपए। ठीक है, प्रीमियम कितनी चुका रहे हैं हम, प्रीमियम चुका रहे हैं 90,000 रुपए। तो ये प्रीमियम की राशि किधर आ गई, डेबिट पक्ष में आ गई प्रीमियम की राशि। और सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू कितनी है, सरेंडर वैल्यू है मान लीजिए 10,000 रुपए। सरेंडर वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए, और ये किधर आ जाएगी, क्रेडिट पक्ष में सरेंडर वैल्यू। तो अब देखिए अंतर कितना आ रहा है, 80,000 का। तो ये 80,000 के अंतर को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर कहां पर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट और डेबिट कर देंगे। अब डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में क्या होते हैं, व्यय होते हैं, तो हम इसको क्या मान लेंगे, व्यय मान लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, ये सारी हस्तांतरित किया जाएगा और इसे एक व्यय माना जाएगा। एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ सकता है आपको, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के डेबिट पक्ष में क्या दिखाई जाती है, प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड दिखाई जाती है। प्रीमियम पेड देखिए क्या बोलेगा वो, प्रीमियम, प्रीमियम पेड दिखाई जाती है, और सरेंडर वैल्यू दिखाई जाती है। प्रीमियम पेड दिखाई जाती है, सरेंडर वैल्यू दिखाई जाती है। प्रीमियम पेड, सरेंडर मूल्य का शेष मतलब बैलेंस, सरेंडर मूल्य का शेष डेबिट पक्ष में क्या दिखाई जाती है, प्रीमियम पेड, या सरेंडर वैल्यू का बैलेंस, समर्पण मूल्य या सरेंडर वैल्यू का बैलेंस, कोई नहीं। और एक और वो कोई सा आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, एक और कोई सा वो आंसर दे देंगे कि क्या बोलेंगे, डेबिट पक्ष में क्या क्या दिखाया जाता है, प्रीमियम पेड दिखाई जाती है, कैपिटल का बैलेंस दिखाया जाता है, समर्पण मूल्य दिखाया जाता है, निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि डेबिट पक्ष में प्रीमियम लिखी जाती है, मतलब जो प्रीमियम चुकाई है उसको लिखा जाता है। और क्रेडिट पक्ष में किससे लिखा जाता है, तो समर्पण मूल्य को लिखा जाता है। और इसका अंतर, जो अंतर है देखिए, मैं जो 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 हाईलाइट कर रहा हूँ बस यही लिखिएगा अगर आप अलग से लिख रहे हैं तो। और अगर आपके पास नोट्स हैं तो केवल इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, एक हाइलाइटर मार्केट में मिलते हैं। हाइलाइटर पूरा हाईलाइट मत करिएगा, मैं जैसे पूरा हाईलाइट करते जाता हूँ, मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि आपका ध्यान पूरी तरह से यहाँ पर हो। आप क्या हाईलाइट करेगा, जो मैं बता दिया करूंगा, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये मैं भूल सकता हूँ या मेरे को ये टेक्निकल लग रहा है, तो वो भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा, पर पूरा हाईलाइट मत करिएगा, क्योंकि अंत समय में पढ़ने के लिए जितना कम हाईलाइट रहेगा उतना जल्दी से पढ़ा जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि संयुक्त जीवन बीमा मतलब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी अकाउंट में, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में, खाते के अंतर को, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते के अंतर को, मतलब डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पर। जैसे देखिए 90,000 का प्रीमियम पेड करा था, 10,000 रुपये उसकी सरेंडर वैल्यू थी, 80,000 रुपये का जो डिफरेंस था, आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। 90,000 रुपये क्या है, प्रीमियम, और 10,000 रुपये क्या है, सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य। और अंतर जो है यहाँ क्या लिखेंगे, अंतर, डिफरेंस, अंतर।
अंतर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जा रहा है, डेबिट किया जा रहा है। ठीक है, अंतर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है और इसको व्यय की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अंतर को क्या किया जाएगा, अंतर को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, पूछा जा सकता है कि अंतर को किस खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है, तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है। और उसे क्या कहा, उसे क्या माना जाता है, तो उसे एक व्यय के रूप में माना जाता है। ठीक है, और प्रथम वर्ष के अंत में समर्पण मूल्य, एक जनरल सेंस की बात है कि सामान्य तौर पर प्रथम वर्ष के अंत में समर्पण मूल्य नहीं होता है, मतलब कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होती सामान्यतः। तो चुकाई गई संपूर्ण प्रीमियम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी का संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, जितनी वैल्यू की हमने पॉलिसी ली थी वो सारी पॉलिसी हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 करोड़ की हमने पॉलिसी ली, तो अब हमको क्या होगा, 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जिसे इस खाते के क्रेडिट करेंगे। मतलब जो हमारा पॉलिसी खाता है उसमें क्या कर देंगे, हम उसे क्रेडिट करेंगे तथा इस खाते का शेष जो मतलब बैलेंस निकलेगा, उस बैलेंस को सभी साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में क्या करा जाएगा, अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट से सभी साझेदारों को उनमें और क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्रेडिट से सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। बात समझ में आई। प्रीमियम मानते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, जब प्रीमियम को विनियोग माना जाएगा, जो मैंने ऊपर बात लिखी है उसको मैंने वापस से एक बार समराइज फॉर्म में लिख दिया है, ताकि हम नीचे क्या लिख रहे हैं, फिर इनकी पॉलिसी वो लिख रहे हैं, जनरल एंट्री। जब जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य पुस्तकों में दिखाया जाता है, प्रीमियम की राशि के बराबर की राशि से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी भी खोला जाता है, मतलब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता खोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आ जाइए यहाँ पर फटाफट से, किस पर, प्रीमियम का भुगतान। प्रीमियम का भुगतान मतलब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किसका पेमेंट कर रहे हैं, प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो आती है उसका पेमेंट किया जा रहा है। तो देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि पैसा जा रहा है ना। और अगर किसी को जनरल एंट्री में कभी कभी दिक्कत आ जाती तो ये वीडियो को बाद में भी देख लीजिएगा। अभी क्या होगा, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा जब मैं, तो फर्स्ट चैप्टर में मैं सारा बेसिक कंसेप्ट कवर करूंगा, और उसके बाद जो हमारे उसमें दिए भी हैं नाम और जमा के रूल, तो उसको हम एक बार और पढ़ लेंगे। तो ये जो डेबिट क्रेडिट का इशू आएगा तो वो भी उससे कम हो जाएगा, आपका यह खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका डेबिट क्रेडिट वाला जो समस्याएं आती हैं उसको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करूंगा, कि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। तो प्रीमियम का भुगतान, तो हमारे से पैसा जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और किसके लिए जा रहा है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए जा रहा है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, संचय खाता खोलना, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट खोल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जो रिजर्व में से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इसलिए हम क्रेडिट किसको कर देंगे, रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को। मतलब जो डिफरेंस रहता है उस डिफरेंस को हम क्या करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से जो बच जाता है, मतलब क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता भी खोला जाता है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट खोला जाता है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब रिजर्व अकाउंट खोला जाता है तो इसमें जो डिफरेंस रहता है, सरेंडर वैल्यू और पेमेंट का, मतलब सरेंडर वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में जब जॉइंट लाइफ रिजर्व खाता खोला जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो चीज ली जाती है, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन आए। तो देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट खोला जाता है ना, तो जो पॉलिसी पे करी गई है, जैसे मान लीजिए पॉलिसी अभी कैसी पे करी गई है, पॉलिसी पे करी गई है 30,000 रुपए। तो ये 30,000 रुपए की पॉलिसी कहाँ ट्रांसफर होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते से, ये पॉलिसी खाते से ट्रांसफर होगी इसमें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, ये एंट्री को भूल जाइए, अभी मैं खाते का बस नाम ले रहा हूँ, तो एंट्री को भूल जाइए, डेबिट क्रेडिट को। ये क्या हो रहा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने पे करी 30,000 रुपए, ये 30,000 रुपए पे करने के बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब सरेंडर वैल्यू कितनी है, मान लीजिए सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की है कितनी, पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है 10,000 रुपए, कितनी है पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। तो अब सरेंडर वैल्यू को भी यहाँ पर लेंगे, तो सरेंडर वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 रुपए। तो देखिए, पेमेंट कितना करा हमने, 30,000 रुपए का, और उसमें से सरेंडर वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए की सरेंडर वैल्यू है। तो मोटा मोटा अभी हमको लॉस कितना होगा, मतलब सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होगा कि अगर आज हमने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो हमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, और अभी हमने उसकी प्रीमियम कितनी चुका दी है, 30,000 रुपए। तो आज हमको लॉस कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए का। तो ये जो 20,000 रुपए का लॉस है, हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए, इसीलिए ही क्या करा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। मतलब जो भी खर्चे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्या किया जाता है, खर्चों को डेबिट।
तो अगर उसकी जनरल एंट्री बनाई जाएगी तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट किसको किया जाएगा, जिसका खर्चा P&L में लाया जा रहा है। तो अभी खर्चा कहाँ से लाया जा रहा है, तो अभी खर्चा लाया जा रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट से, क्योंकि हमने रिजर्व अकाउंट खोल रखा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। बात समझ में आई। तो अभी क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस 20,000 से डेबिट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 से क्रेडिट। तो अल्टीमेटली देखिए 20,000 से क्रेडिट भी हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 10,000 का सरेंडर वैल्यू, 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये टोटल हो गया 30,000 रुपए, डेबिट भी 30,000 रुपए, बैलेंस इसका क्या हो गया, बराबर। बात समझ में आ गई ये वाले की। चलिए अब बात करते हैं अगली एंट्री पर। तो देखिए ये जो एंट्री है, ये एंट्री क्या बोल रही है, ये एंट्री बोल रही है जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर करना। मतलब जो बैलेंस बाद में बच जाता है, मतलब क्या होता है, पॉलिसी मैच्योर हो गई, पॉलिसी मैच्योर हुई और हमको क्या हुआ, पॉलिसी से हमको 10 लाख रुपए मिला, है ना। तो अब ये जो 10 लाख रुपए का बैलेंस है, इसमें क्या करेंगे, सरेंडर वैल्यू और एक्सपेंसेस सब घटने के बाद ये जो बैलेंस बच गया, 10,000 रुपए तो हमको मिले, पर ये 10,000 रुपए थोड़ी ना बटेंगे, कुछ तो हमने इसके लिए खर्चा भी करा था ना। 10,000 रुपए पॉलिसी आज मिल गई है तो पूरे ही थोड़ी ना हमारा पॉलिसी है, कुछ हमारे इसमें खर्चे भी हुए थे, कुछ हमारी सरेंडर वैल्यू भी थी, इसमें सरेंडर वैल्यू भी थी पहले से। तो इस बार भी हमने कुछ पेमेंट करा था, मतलब 10,000 रुपए मान लीजिए 31 दिसंबर 2012 को हमारे एक साझेदार की मृत्यु हुई, 31 दिसंबर 2022 को। अब एक साझेदार की मृत्यु हो गई, तो 31 दिसंबर 2022 को साझेदार की मृत्यु हुई है, तब जाके हमको 10 लाख रुपए मिले, परंतु इस साल की भी तो प्रीमियम हमने पे करी होगी मान लीजिए, तो इस साल की प्रीमियम हमने लाख रुपए पे करी, तो ये तो खर्चा लग गया ना, 10 लाख रुपए जरूर मिले, पर उसके अगेंस्ट में हमने ये खर्चा भी तो किया है। और जो सरेंडर वैल्यू थी, मान लीजिए सरेंडर वैल्यू थी 20,000 रुपए, इसकी सरेंडर वैल्यू आप ले लीजिए 50,000 रुपए, कितनी सरेंडर वैल्यू ले लीजिए 50,000 रुपए, तो 1.5 लाख रुपए तो यही है ना, इसमें से 1.5 लाख रुपए तो यही है। तो मोटा मोटा आज अगर देखा जाए तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आज हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 8.5 लाख का प्रॉफिट कितना हो रहा है आज हमको, 8.5 लाख का। अगर फिर भी कोई डाउट है, देखिए अगर फिर भी कोई डाउट आएगा, तो इतना डाउट क्यों डाउट आएगा, तो मैं वापस से एक पूरा इस पर एक क्वेश्चन ही करा दूंगा आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। पर मैं क्वेश्चन कराने से इसलिए बच रहा हूं क्योंकि उसमें लगेगा 1 से 1 घंटा, आधा घंटा आपको समझाने में, और क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि वो आपसे कवर क्या करेंगे, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के हिसाब से इतना सही है, पर फिर भी कभी डाउट रह जाए कि ये सर कुछ समझ ही नहीं आया या डाउट रह गया, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 1 घंटे की क्लास लेंगे और 1 घंटे की क्लास में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एक पूरा बड़ा सम कर लेंगे, एक पूरा बड़ा सम जो है वो ही कर लेंगे, एक पूरा बड़ा सम में बना लूंगा और वो पूरा बड़ा सम में आपको करवा दूंगा, 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे का समय पूरी एक क्लास लेकर के, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पूरा कंसेप्ट ही कवर हो जाएगा उसमें। पर वैसे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी मिली, हमने इस बार की प्रीमियम भी पे कर दी, सरेंडर वैल्यू भी पे कर दिया, तो अल्टीमेटली हमको मिला कितना है, अल्टीमेटली मोटा मोटा 8.5 लाख रुपए। तो ये 8.5 लाख रुपए अब क्या ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, सारा प्रॉफिट किसके पास जाएगा, साझेदारों के पास जाएगा, तो बस हम इन साझेदारों को दे देंगे। अब इन साझेदारों को किस अनुपात में मिलेगा, ये साझेदारों को जो मिल रहा है, तो इनके जो है लाभ अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के अनुपात में, जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, उस अनुपात में हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे, उस अनुपात में हम इसको बांटेंगे। किस अनुपात में हम बांटेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुपात में बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुपात में इनके बीच में बांट देंगे। समझ में आ गई इतनी बात। अब बात करते हैं लास्ट वाली, क्या बोल रहे हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भुगतान। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भुगतान, अब ये कौन सा भुगतान है, ये वो भुगतान है जो हमको मिला है। ऊपर हमने कौन सा करा था, प्रीमियम का भुगतान करा था, यहाँ पर क्या करा था हमने, प्रीमियम का भुगतान, जो प्रीमियम हम हर साल पे करते हैं वो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भुगतान हो रहा है, मतलब क्या कर रही है, हमको पॉलिसी का पेमेंट मिल रहा है, मतलब पॉलिसी हमारी क्या हो गई, मिच्योर हो गई है, ठीक है, पॉलिसी मिच्योर हो गई है, या पॉलिसी का वो हो गया, मतलब साझेदार की मृत्यु हो गई और हमको जो पॉलिसी मिलनी थी वहां से, जैसे मान लीजिए एलआईसी से हमने लिखा था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से हमने एलआईसी से हमने लिया था 10 लाख की पॉलिसी, तो अब हमको एलआईसी से पॉलिसी मिल रही है 10 लाख रुपए की, तो ये वो वाली पॉलिसी का पैसा मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए डेबिट हो जाएंगे, हमारे बैंक में आए हैं पैसे इसलिए, और 10 लाख रुपए से क्या हो जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गई, तो ये पूरी बात समझ में आ गई।
समझ में आई ये बात? तो ये वो वाली बात कर रहा है, मतलब आप कंफ्यूज ना हो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भुगतान होने पर। तो मतलब क्या हो रहा है, ये पेमेंट रिसीव हो रहा है। कभी कोई कंफ्यूजन आया करे तो ये जो जगह खाली रहती है यहाँ पर ये बात लिख लिया करे, ये जो मैं बोलता हूँ। यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि आपको दिख जाए, पर आप हल्का सा छोटा लिख करके, मतलब इतनी सी जगह में भी आप ये पूरी वाली जो मैंने इतनी बात बताई वो यहाँ पर भी आ सकती है। समझ में आई? तो कोशिश करिएगा कि जितना हो इस पूरे नोट्स में ही लिखें, इसके बाहर कुछ ना लिखें। मतलब कुछ ना लिखे का मतलब ये नहीं कि आप और कहीं ना लिखें, लिख सकते हैं आप बाहर भी, पर एक जगह चीजें रहेंगी तो क्या होगा, आपको पढ़ने में बाद में रिवीजन में आसानी होगी। बात समझ में आ गई? चलिए बात करते हैं आगे। जब प्रीमियम का भुगतान व्यापारिक खर्चा माना जाता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहे। ऊपर तो हमने क्या माना था, इन्वेस्टमेंट है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि इससे रिटर्न मिलता है तो इसको इन्वेस्टमेंट मानेंगे, पर अभी हम क्या मान रहे हैं, इसको एक व्यय मान रहे हैं। अब व्यय मान रहे तो कोई दिक्कत है क्या? व्यय मानने का मतलब क्या है? व्यय मानने का मतलब है इसको भी हम कैसा मान रहे हैं कि रेंट का एक्सपेंसेस, सैलरी का एक्सपेंसेस होता है जैसे, इसी ये भी इसी तरह का एक्सपेंसेस है। तो हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए कोई रेंट का पेमेंट करते हैं, सैलरी का पेमेंट करते हैं, तो ये खर्चा हम कहाँ ले जाते हैं, सैलरी का पेमेंट किया तो हम क्या करते हैं, इन सभी खर्चों को कहाँ ले जाते हैं, वर्ष के अंत में पी एंड एल में ले जाते हैं। ठीक है, पी एंड एल में ले जाते हैं और इनका खाता क्लोज कर देते हैं। जैसे सैलरी हर साल 10-10 हज़ार रुपये किसी को दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्ष के अंत में जब 1,20,000 रुपये होगा तो इस 1,20,000 को हम क्या करते हैं, 1,20,000 को पूरा की पूरा कहाँ ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, सैलरी के नाम से, सैलरी के नाम से 1,20,000 रुपये। और इसी प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, रेंट का भी खर्चा आ जाएगा। मान लीजिए रेंट साल का हम कितना देते हैं, 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब ये दोनों ही चीजें हमारे डेबिट पक्ष में दिख जाएंगी। इसी प्रकार से हमने जो क्या करा है, प्रीमियम का भुगतान करा है, तो यहाँ पर प्रीमियम भी आ जाएगी, प्रीमियम। ठीक है, जो प्रीमियम का भुगतान किया वो प्रीमियम भी आ जाएगी। मान लीजिए साल की 1,00,000 रुपए, तो ये प्रीमियम भी 1,00,000 रुपए पूरी की पूरी आ जाएगी। और इस प्रकार से हमारा क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे और बाद में जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, पी एंड एल बन जाएगा। तो हमने क्या करा, पूरा की पूरा जो प्रीमियम, अभी तो क्या हो रहा है, प्रीमियम चुका रहे, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, मतलब हमारा पैसा जा रहा है तो बैंक हो गया, और किस लिए जा रहा है, तो प्रीमियम से जा रहा है। तो अब मान लीजिए 1,00,000 रुपए डेबिट हुआ, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इधर कुछ कंफ्यूजन ना रहे इसलिए समझिए। हमने क्या करा, ये प्रीमियम पे करी, तो देखिए प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बैंक अकाउंट जो था, यहाँ पर देखिए हमने दो खाते बना लिए, ये बैंक, ये बैंक अकाउंट है और ये प्रीमियम खाता है। एक मिनट नीचे कर देता हूँ, एक मिनट। ये प्रीमियम खाता है, ये क्या है, प्रीमियम खाता, सॉरी एक मिनट रुकिए। ये क्या है, ये प्रीमियम खाता है। तो अब देखिए हमने क्या करा था, 1,00,000 का पेमेंट करा था, 1,00,000 का पेमेंट इधर करा था, 1,00,000 का पेमेंट करा था हमने। तो हमारा बैंक कितने से क्रेडिट हो जाएगा, हमारा बैंक 1,00,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये 1,00,000 से हमारा बैंक कम हो जाएगा, और प्रीमियम खाते के डेबिट में कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्ष के अंत में जब हम पी एंड एल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे व्यय के खाते होते हैं उसको क्या करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं ट्रांसफर करके, तो हमारे पी एंड एल बनेगा। तो इस पी एंड एल के डेबिट में क्या आ जाएगी, प्रीमियम खाता आ जाएगा। तो अगर इसके प्रीमियम खाता डेबिट होगा तो इसकी एंट्री बनाएंगे तो क्या होगी, यहाँ डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1,00,000 से क्रेडिट हो जाएगा। 1,00,000 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखिए 1,00,000 से डेबिट, 1,00,000 से क्रेडिट, तो प्रीमियम खाता क्या हो गया, 0, और 1,00,000 का खर्चा पी एंड एल में डेबिट के पक्ष में आ गया। तो अब इसकी एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा कि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए से, और क्रेडिट कितने से हो रहा है, प्रीमियम से हो रहा है क्रेडिट, तो टू प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 1,00,000 रुपए से हो जाएगा। तो बस ये देखिए डेबिट में ये हो गया, और इस प्रकार से हमारी ये एंट्री बन जाएगी और ये हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बात यहाँ पर वही दी हुई है कि प्रीमियम राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करना। मतलब क्या हुआ, वर्ष के अंत में हमने एक खाता बनाया
और उसका खर्चा जो है वो कहाँ से ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री ये हो जाएगी। जर्नल एंट्री याद मत करिएगा, जर्नल एंट्री समझ लीजिएगा, क्योंकि याद करने से दिक्कत क्या आएगी, याद करने में दिक्कत ही आएगी। अभी थोड़ा आप पढ़ेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी, एक दो बार रिवाइज कर लिएगा, दो तीन बार, तीन बार, चार बार, तीन बार रिवाइज कर लिएगा, जहां पे आपको दिक्कत आए वो दो तीन बार फटाफट से उसी दिन रिवाइज कर ले। जैसे आज आपने मेरा ये वीडियो देखा, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, क्या करिएगा, कंसेप्ट पढ़ने के 15 मिनट बाद, 15 मिनट मतलब कंसेप्ट पढ़ा, क्लास खत्म हुई, जैसे ही क्लास खत्म हुई 15-20 मिनट दे करके उसी समय एक बार वापस से पूरा रिवाइज कर ले। क्यों? क्योंकि अभी गरम गरम है, आपको गरम गरम में पूरा टॉपिक आपके दिमाग में बैठा हुआ है, 15 मिनट में एक बार और रिवाइज कर लिया और सो गए। अगर रात में देख रहे हैं तो सो गए, सुबह देख रहे हैं तो अपना काम करने लगे। फिर क्या करा, अगर आपने रात में देखा था तो सुबह उठ के सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास नहीं देखेंगे, नहीं, सबसे पहले जो पुराना पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज करेंगे और फिर क्लास देखेंगे। ठीक है, फिर क्लास देखेंगे, क्लास में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और 5-10 मिनट में जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे। एक दिन में इस पे भी डिटेल क्लास लेकर के आऊंगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा और किस प्रकार से रिटेन रहता है, तो उस पर भी हम एक दिन डिटेल में क्लास में उस पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। उस पर भी मैं आपको बता दूंगा क्या करना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए। तो उपरोक्त दोनों प्रविष्टियां प्रति वर्ष की जाएंगी, मतलब कब कब तक की जाएंगी, जब तक पॉलिसी दे है, मतलब जब तक हम पॉलिसी दे ना हो जाए, मतलब हमको मेच्योरिटी ना मिल जाए, उससे पैसे ना मिल जाए, मेच्योरिटी ना हो जाए, तब तक हम हर वर्ष ये दो एंट्री करेंगे। पहली एंट्री क्या करेंगे, उसको पे करने की, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, उसको P&L में ट्रांसफर करने की। तो पहली एंट्री क्या होगी, पे की, दूसरी एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर करने की। बात समझ में आई? ठीक है। अब पॉलिसी की राशि, एंट्री एक और क्या हो रही है, पॉलिसी की राशि दे होने पर, मतलब पेबल हमको क्या हो गई, रिसीवेबल होने पर, मतलब जो हमने क्या हुआ, जैसे ही हमारा एक साझेदार की मृत्यु हुई, ए, बी और सी ये तीन साझेदार थे, इसमें क्या हुआ, सी की मृत्यु हुई। अब सी की मृत्यु होने का मतलब क्यों, हमने 10 लाख की पॉलिसी ली थी तो हमको पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो पर जैसे मान लीजिए आज, आज 31 मार्च 2023 है, मान लीजिए आज के 31 मार्च 2023 है, तो आज ही इसकी मृत्यु हो गई है। किसकी मृत्यु हो गई, सी की आज ही मृत्यु हो गई। तो क्या आज की आज ही पॉलिसी के पैसे मिल जाएंगे, बस वो इधर मृत्यु हुई 2 घंटे बाद हमने फोन लगाया पॉलिसी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, अरे भैया, अरे सर हमने इंश्योरेंस कंपनी को, LIC वालों को फोन लगाया कि LIC से बोल रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ सर LIC से बोल रहे हैं, हमारा जो हमने एक पॉलिसी ली थी, उसमें हमारा जो पॉलिसी ली थी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो हमारे एक साझेदार हैं सी, उनकी आज मृत्यु हो गई है, तो 10 लाख की पॉलिसी थी, भाई साहब 10 लाख रुपए दे दीजिए। क्या ऐसा होगा? नहीं। तकरीबन इसमें 1 से 2 महीने लगते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि पहले क्या होगा, देखा जाएगा मरे क्यों है, वेरिफिकेशन किया जाएगा सही है या नहीं है, और ये भी देखा जाएगा कि पॉलिसी का भुगतान हो भी रहा था नहीं हो रहा था, कई बार लैप्स हो जाती है पॉलिसी या भुगतान नहीं होता है। तो ये सारी बातें चेक करने में 2 से 3 महीने का समय होगा। तो क्या हमको ये पॉलिसी मिलेगी आज, नहीं तो कल पैसे तो मिलेंगे ना, क्योंकि हमने तो पैसे पूरे भरे हैं। तो ये क्या हो रहा है, पेबल होने पर, मतलब हमने क्या करा, अपनी बुक्स में इसको क्या करा है, खड़ा कर लिया है, बुक्स में खड़ा कर लिया कि जॉइंट इंश्योरेंस कंपनी जिससे मिलना था, अब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए LIC अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसको हमने क्या करा, खड़ा कर लिया हमारी बुक्स में, पेबल बना लिया, मतलब रिसीवेबल बना लिया। अब क्या कर रहे हैं, जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष साझेदारों में हस्तांतरित करना जाएगा, मतलब जो ज्यादा बैलेंस था, जो मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर एग्जांपल में कि ये 8.5 लाख रुपए, जो 8.5 लाख रुपए ये वाली बात है, ये 8.5 लाख रुपए जो बैलेंस है, वो बैलेंस अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये बात जब हो रही थी वो कब हो रही थी, जब हम क्या मान रहे थे, विनियोग मान रहे थे, तो उस समय ये एंट्री दी हुई थी। अभी क्या मान रहे हैं हम, जब उसको खर्चा मान रहे हैं, तो बात कुछ भी हो, खर्चा माने या विनियोग माने, ये बात आता है कि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तो किसको आना चाहिए, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी से प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में हिस्सा किसका, अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट होता है वो किसके पास जाएगा, साझेदारों के पास। तो ये वही एंट्री है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो प्रॉफिट है उसको किसको दिया जा रहा है, साझेदारों को दिया जा रहा है। अब ये हमने क्या करी थी, बुक्स में खड़ा कर लिया था LIC को कि भैया 10 लाख रुपए आपको देना है तो आप दीजिएगा, तो उन्होंने सब वेरीफाई कर लिया कि हाँ भैया आपका जेन्युइन केस है, सच में साझेदार, आपका जो साझेदार है सी, उसकी मृत्यु हो गई है, आपने पेमेंट जो है सही तरीके से किया है, समय पे किया है, तो आपकी पॉलिसी भी एक्सपायर नहीं हो, सब चीजों आपने फॉलो की है, तो अब आपको सॉरी, अब आपको उसका भुगतान किया जाता है। तो अब क्या हो रहा है, हमको जो हमने पेबल खड़ा किया था वो हमको क्या हो रही है, मिल रही है।
ठीक है, मिल रही है। कितने रुपए मिल रहे हैं? वही 10 लाख रुपए हमको अब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हमारा बैंक में पैसे आ रहे हैं तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और किससे मिल रहे हैं? जॉइंट इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी कौन थी हमारे केस में? LIC। तो हमने यहाँ पर LIC का नाम लिख लेंगे। अगर अभी हमारा LIC का नाम नहीं है, ये जनरल एंट्री कॉमन है, तो हमने कुछ नहीं लिखा। नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LIC अकाउंट जो है टू LIC अकाउंट। ये 10 लाख रुपए से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जिस समय हमने पेबल खड़ा किया था 10 लाख रुपए से LIC को डेबिट किया था, मतलब उसका खाता खुला था और 10 लाख रुपए उसके खाते में दिख रहे थे। जैसे ही हमसे 10 लाख रुपए मिला तो उसका खाता 10 लाख रुपए से ही क्रेडिट हो गया। मतलब 10 लाख रुपए के बड़े होने के साथ साथ उसका खाता खुला और 10 लाख रुपए क्रेडिट होने के साथ साथ उसका खाता क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि बैलेंस जीरो हो जाएगा, खाता क्लोज हो जाएगा। लेना देना बराबर। बात समझ में आई सारी जनरल एंट्रियां और सब चीजें। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। क्या बोल रहा है? जब जीवन बीमा प्रीमियम को विनियोग मानना तथा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता संचयी खाता खोलना, मतलब वो रिजर्व अकाउंट जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि रिजर्व अकाउंट खोलना। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं पर ये इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। जहां जहां क्वेश्चन आने के चांसेस है मैंने आपको वो बता दिए। यह विधि वर्णित विधि के समान ही, मतलब जो ऊपर बताया गया उसके समान ही। अंतर केवल इतना है कि इसमें हम क्या करते हैं, संयुक्त जीवन बीमा संचयी खाता भी खोला जाता है। मतलब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के साथ साथ क्या खोला जाता है, संचयी खाता भी खोला जाएगा। तो आपको ये बात केवल नोट कर लेनी है। अगर क्या पूछा जाएगा, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो वो इतना ही पूछ लेगा कि क्या होगा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में अगर संचयी खाता खोला जाता है, बस ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि संचयी खाते के साथ साथ भी इसे किया जाता है। चुकाई गई प्रीमियम खाते में डेबिट की जाएगी, मतलब जो हमने प्रीमियम चुकाई है वो क्या होगा, डेबिट की जाएगी। किसमें? पॉलिसी खाते में डेबिट की जाएगी। और वर्ष के अंत में इतनी ही राशि किसमें ट्रांसफर की जाती है, संचयी खाते में क्रेडिट की जाती है। एवं लाभ हानि नियोजन खाते में क्या की जाती है, डेबिट की जाती है। मतलब वर्ष के अंत में क्या करते हैं, इतनी ही राशि हम संचयी खाते में, संचयी खाते मतलब जीवन बीमा पॉलिसी संचयी खाता उसमें भी ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और उतनी ही राशि हम लाभ हानि नियोजन खाते में क्या करेंगे, उसको डेबिट की जाती है। समझ में आई बात? मतलब जो पॉलिसी हम चुका रहे हैं उसको संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में तो देंगे ही देंगे, साथ में उतनी ही अमाउंट का ट्रांसफर करते हैं संचयी खाते में। मतलब जो जीवन संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पॉलिसी संचयी खाता बनाया जाता है उसमें वही की वही अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, उसी अमाउंट के साथ साथ हम लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाते हैं। मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए हमने प्रीमियम कितनी चुकाई, यहाँ पर समझ लीजिए कि हमने प्रीमियम चुकाई 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए हम क्या करेंगे, कितनी क्रेडिट करेंगे, जो संचयी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचयी खाता खोला जाएगा इसमें हम 10 लाख रुपए क्रेडिट करेंगे। और इतना ही अमाउंट क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी 10 लाख रुपए क्या कर देंगे, उतना ही डेबिट कर देंगे। बात समझ में आई? यही बात बोली जा रही है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता खोला जाता है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में क्या अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता खोला जाता है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में क्या अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, तो पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट, जो प्रीमियम चुकाया है उस अमाउंट को संचयी संयुक्त जीवन बीमा संचयी पॉलिसी में क्या किया जाता है, पॉलिसी खाते में उसी अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। बात समझ में आ गई ये पूरी? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो बस ये आपको इतना हाईलाइट कर लेना है या इतना नोट कर लेना है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इतना आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब फटाफट से हम इसे पढ़ लेते हैं। इन दोनों खातों के समर्पण मूल्य के बराबर शेष को बचाकर बाकी रकम एक दूसरे में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अर्थात संचयी खाता डेबिट और पॉलिसी खाता क्रेडिट किया जाता है। यही क्रम कब तक चलता रहेगा, प्रति वर्ष चलता रहता है। प्रति वर्ष निरंतर चलता रहता है। प्रति वर्ष चिट्ठे में पॉलिसी खाते का शेष संपत्ति पक्ष में और संचयी खाते का शेष जो है वो दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। मतलब उसको बराबर कर दिया, एक तरफ तो पॉलिसी दिखता रहेगा और साथ ही साथ उसका संचयी खाता क्रेडिट पक्ष दिखता रहेगा, तो दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी से प्राप्त राशि खातों में क्रेडिट की जाएगी और संचयी खाते के शेष को भी पॉलिसी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। मतलब अंत में क्या करते हैं हम, अंत में जो पॉलिसी है वो तो क्रेडिट की जाती है, पॉलिसी जो मिलती है वो तो हम पॉलिसी खाते में क्रेडिट करेंगे। और जो संचयी खाता है, मतलब जो संचयी खाता हमने खोला था उसके शेष को भी पॉलिसी खाते में क्या कर दिया जाएगा, हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जब
जब पॉलिसी खाते का शेष सभी साझेदारों में उनके लाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। वही एंड में तो क्या करते हैं हम, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको काय में बांटा जाएगा, उसको सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में उनके बीच में बांट दिया जाता है। मतलब कौन सी एंट्री कर देंगे हम, बताइए जरा सा। तो ये वाली एंट्री हम कर देंगे। कौन सी एंट्री कर देंगे हम, ये वाली एंट्री कर देंगे। बात समझ में आ गई ये पूरी, क्या किया जाएगा, तो ये वाली एंट्री कर देंगे। अब क्या बोल रहे हैं, पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी, मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जीवन बीमा पॉलिसी, पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी ली जा रही है ना। पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी मतलब हर एक व्यक्ति के लिए एक एक जीवन बीमा पॉलिसी ली जा रही है। इंडिविजुअल जीवन बीमा पॉलिसी जो है वो ली जा रही है। बात समझ में आ गई, इंडिविजुअल जीवन पॉलिसी मतलब एक तो क्या करते हैं हम संयुक्त ले लेते हैं, मतलब सबकी एक साथ ले लेते हैं, और एक क्या कर रहे हैं हम, सबकी अलग अलग पॉलिसी ली जा रही है। मतलब एक केस में तो क्या करते हैं हम सबकी एक साथ ले ली, मतलब जैसे हमने ऊपर समझा कि सबकी एक ही ले ली, एक ही हर व्यक्ति की एक ही पॉलिसी ले ली। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सब व्यक्ति की अलग अलग ले रहे हैं। पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी, पॉलिसी पर चुकाया गया प्रीमियम लाभ हानि खाते में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और साझियों की मृत्यु पर पॉलिसी की रकम फर्म को प्राप्त होती है, जिसे पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, पूरी की पूरी प्रीमियम को ही हम क्या मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, व्यय मान रहे हैं, तो उसे क्या कर रहे हैं, लाभ हानि खाते में डेबिट कर रहे हैं। मतलब हम इसको क्या मान रहे हैं, एक तरह का खर्चा मान रहे हैं। तो जब खर्चा मान रहे हैं तो सारा की सारा खर्चा किससे चार्ज हो जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं, पॉलिसी के प्रीमियम का जो, सॉरी, जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जब पूरा की पूरा अकाउंट पॉलिसी का प्रीमियम जो भी अमाउंट था वो सारा के सारा जब लाभ हानि खाते से चार्ज हो गया, तो अब प्रीमियम में तो जीरो है, कुछ है ही नहीं प्रीमियम के नाम पर, तो मतलब खाते में। तो अब जो पॉलिसी की रकम मिलेगी वो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, फिर प्रॉफिट हो जाएगा, और उसे हम क्या ट्रांसफर कर देंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में। तो देखिए हम प्रीमियम को चुका रहे हैं, ठीक है, तो हमारा प्रीमियम देखिए ये क्या हो रहा है, तो हस्तांतरित कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और लाइफ पॉलिसी अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई, हमने क्या करा, लाइफ पॉलिसी हमको मिली, और लाइफ पॉलिसी को हमने क्या करा, जो हमारे साझेदार हैं उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या करा, साझेदारों के खातों में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। पहले तो हमको लाइफ पॉलिसी मिली और फिर हमने उसको क्या करा, उसको ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। पहले उसमें हमको क्या मिला, पैसे मिले, यहाँ पर पैसे मिले, और उस पैसों को हमने क्या करा, उस पैसों को हमने ट्रांसफर कर दिया, उस पैसों को हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ गई इतनी। अन्य विद्यमान साझेदारों के जीवन पर ली गई जीवन बीमा पॉलिसी खाते में समर्पण मूल्य से पुस्तकों को खोले जाते हैं, और उनका लाभ भी मृत साझियों सहित सभी साझेदारों को दिया जाता है, क्योंकि प्रीमियम का भुगतान कौन कर रही है, यहाँ पर फर्म कर रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है इस बात का मतलब यह है कि देखिए भले ही हमने ए, इसको एग्जांपल से समझिए कि ए बी सी, एक तो क्या था, हमने संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी मतलब तीनों के लिए एक पॉलिसी ले ली, पर अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों के लिए एक पॉलिसी नहीं ली हमने, तीनों के लिए हमने एक पॉलिसी नहीं ली है। यहाँ पर हमने क्या करा है, हर के लिए अलग अलग पॉलिसी ली है, मतलब ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसी ली है, मतलब तीन पॉलिसी ली है। अब क्या हुआ है, पॉलिसी तीन के लिए, और तीनों का खर्चा कौन दे रही है, फर्म पे कर रही है, मतलब तीनों की प्रीमियम अलग अलग आती है और तीनों की प्रीमियम जो है फर्म पे करती है। अब क्या हुआ, हमारे केस में बी की मृत्यु हो गई, तो देखिए बी की मृत्यु हो गई तो पैसे मिलेंगे पॉलिसी के, तो पॉलिसी के पैसे मिलेंगे किसको, फर्म को। तो भले ही बी की मृत्यु हुई है, पॉलिसी बी के नाम पर ली गई थी, पर फर्म खर्चा कर रही थी ना, तो पैसे भी किसके पास आएंगे, फर्म के पास। अब फर्म के पास पैसे आएंगे तो अल्टीमेटली क्या जाएंगे, वो तीनों के पास जाएंगे। तो बात वही की वही है, बस क्या हो गया है, देखा जाए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बढ़ गया है और कुछ नहीं हुआ है। जैसा जो एक पॉलिसी के साथ किया जाता था, अब वही की बात तीन पॉलिसी के साथ हो रही है, मतलब तीन बार पेमेंट हो रहा है और कुछ नहीं, तीन बार ट्रांसफर होगी अलग अलग, और तीन बारी एंट्रियां होंगी, बाकी चीजें की चीजें सेम है। मतलब एक इसको ऐसा देखा जाए कि एक एक पॉलिसी की जगह तीन पॉलिसी ले ली, मतलब तीन अलग अलग पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि तीन पॉलिसी हमने ले ली, और कोई बात नहीं है। ये बात समझ में आ गई। और उसका खाता जो है ट्रांसफर, जब एंड में जो जो पेमेंट मिलता है उस पेमेंट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स लाइफ इंश्योरेंस को डेबिट करके जो बचा हुआ बैलेंस जो मिलता है एंड में, वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो जो हमारे साझेदार होते हैं उनके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एंट्री वही वाली है, ट्रांसफर वाली ये एंट्री है, जो मैं आपको ऊपर भी समझा चुका हूँ।
ठीक है। अब अवकाश ग्रहण करने वाले साझी को देय राशि का भुगतान, ये यहाँ पर मैंने एंट्री भी बना दी है, जो हमने ऊपर समझी थी एंट्रियां कि किस्तों में भुगतान, जो हमने ऊपर समझा था कि उसको किस्तों में भुगतान किया जाएगा, उसको एक साथ भुगतान किया जाएगा। ये किसके लिए? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की। अब आप सोचेंगे कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की मृत्यु के समय पर एंट्रियां क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए, जो मैंने पूरा जो आपका वो बनाया था, जो पीडीएफ, वो एक साथ बनाया हुआ है 54 पेजेस का। वो तो मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या करा है, इसको काट दिया अलग अलग पार्ट में। तो पहले 154 पेज का भी हमने पीडीएफ शेयर किया हुआ है आपके साथ, और ये शेयर भी हम कर देते हैं, मतलब इंडिविजुअली भी शेयर करते हैं। मतलब अगर आपको साझेदारी का अवकाश ग्रहण करने वाला चैप्टर पढ़ना है तो आप ये चैप्टर खोलें और पढ़ लें। उसमें क्या है, 54 पेज एक साथ बहुत सारे दिखते हैं, तो उसको हमने फिर अलग अलग पार्ट में बांट दिया ताकि आपको थोड़ा सा हल्का लगे पढ़ने में, इस वजह से। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझियों को देय राशि का भुगतान की बात की जा रही है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारियों को देय राशि का भुगतान, तो मैंने आपको ये बताया था, ये वाला। इसमें एन्युटी पर भी बात की थी हमने, है ना। एन्युटी पे तो वही वाला है कि कहाँ गया, मैं बता देता हूँ। ये संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी भी हमने वापस से पिछली बार भी पढ़ ली थी, पिछली क्लास में भी मैंने वापस से आपको पढ़ा दी है। ये पढ़ाने का केवल इतना पर्पस है कि आपके क्वेश्चन जो है वो बने और आपसे आपको याद हो जाए। ये वाली बात कर रहे हैं कि जो भुगतान किया जा रहा है वो भुगतान अवकाश ग्रहण के समय, तो देखिए ये वाली बात की जा रही है कि संपूर्ण नगद भुगतान और कुछ नगद कुछ ऋण, वो वाली बात यहाँ पर की जा रही है। तो वो जो भुगतान की बात यहाँ पे की गई थी, उसकी जनरल एंट्री ये है। मैंने रेफरेंस इसलिए दे दिया है कि कभी आप नोट करें तो आपको समझ में आ जाए कि ये जनरल एंट्री किस सेंस में। तो रेफरेंस दे दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हैशटैग, यहाँ पर लिख दीजिए हैशटैग 2, क्या लिख दीजिए, हैशटैग 2, ऐसा कर दीजिए हैशटैग 2। जो भी आपको साइन बनाना हो, राम कृष्ण जो भी लिखना हो, और यहाँ पर भी वही लिख दीजिए हैशटैग 2। तो वहां पर हैशटैग 2 देखेंगे और यहाँ पर हैशटैग 2 देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये जनरल एंट्री जो है उसके संबंध में दी गई। तो देखिए, रिटायरिंग पार्टनर को हमने क्या करा, सारा भुगतान एक साथ कर दिया। मतलब ए बी सी, सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसको हमको देना कितने थे, मान लीजिए 5 लाख रुपए देना थे। कितने देने थे, 5 लाख रुपए। तो बस हमने 5 लाख रुपए उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, उसका खाता क्लोज हो जाएगा। और किससे दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं, तो 5 लाख रुपए बैंक से हमारे चले जाएंगे, बैंक खाता हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, किस्तों में भुगतान, तो बस किस्तों में भुगतान, तो वही बात हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करें, एक साथ टोटल पेमेंट कर दिया, यहाँ 50-50 हजार रुपए का पेमेंट किया जाएगा, तो बस उसकी 50-50 हजार की किस्त बन जाएगी। अगर उस पर ब्याज बोला है तो ब्याज के अमाउंट पर भी हमने ब्याज भी कैलकुलेट ऊपर किया हुआ था कि ब्याज दे देंगे जैसा ब्याज का कैलकुलेशन बोला गया है, तो बस वही होगा। ऐसी स्थिति में साझी को दे ऋण पर ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा और समझौते के अनुसार 6% वार्षिकी की दर से भुगतान किया जाएगा। अगर समझौते के अनुसार, अगर उसमें क्या बोला गया 6% तो दे देंगे, कुछ नहीं बोला गया तो भी हमने बोला है कि अगर लोन दिया है तो लोन पे 6% दिया जाता है, और अगर समझौते में 12% लिखा है तो फिर हम 12% से दे देंगे, कुछ नहीं लिखा तो 6% से दे देंगे लोन पर। ये तो हमने पढ़ा भी है पहले भी। तो अब वही देखिए, अब हमने क्या करा, जो कुछ भाग को हमने क्या करा, लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए लोन दिख रहा है, लोन से पेमेंट हो रहा है, तो लोन खाता क्या हो जाएगा, उतने से कम हो जाएगा, उतने से कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अभी हमने क्या करा है, ट्रांसफर कर दिया है लोन अकाउंट में, क्या करा है, ट्रांसफर कर दिया, पैसा जो है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कैसे ट्रांसफर कर दिया है, कहाँ समझाऊं मैं आपको, यहाँ समझा देता हूँ कि ये देखिए, ये सी का खाता बना हुआ था, उसका क्रेडिट, उसका क्या हो रहा था, निकलना आ रहा था, निकलना क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा था, उसका क्रेडिट बैलेंस, 1 मिनट, हाँ, उसका क्रेडिट बैलेंस, ये कैपिटल अकाउंट था उसका, सी का कैपिटल अकाउंट था, सीज कैपिटल अकाउंट, तो सीज कैपिटल अकाउंट था और उसमें बैलेंस कितना था, 5 लाख का क्रेडिट था। ठीक है, तो हमने बोला भैया देखो हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है, आप हमसे हर साल 50 हजार रुपए ले लेना, आप हमको लोन जैसा दे दो। तो अब हमने क्या करा, ये 5 लाख रुपए से तो इसका खाता डेबिट कर दिया, मतलब अब इसका खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया, जीरो जीरो दोनों तरफ हो गया, क्लोज हो गया। और इसको क्या करा हमने, लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। किस लोन अकाउंट में, सीस लोन अकाउंट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा और सीस का क्या खुल जाएगा, लोन अकाउंट, और वो इस 5 लाख से ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर 5 लाख रुपए से ये ही क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सीस का कैपिटल अकाउंट, तो ये खाता क्रेडिट हो जाएगा। अब हर साल जो हम इसको पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में, वो यहाँ पर डेबिट होते जाएगी। जैसे 50 हजार का पेमेंट करा, और मान लीजिए 10% इसको क्या देते हैं हम इस पर,
50,000 फिर कम हो जाएंगे। इसको हम करते हैं 1,00,000 रुपए का पेमेंट। कितने का करते हैं? 1,00,000 रुपए का, नहीं तो ब्याज भी उतना ही लगेगा और वो तो फिर कम ही नहीं होगा खाता। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे देखिए, एक सेकंड, हाँ, हम क्या बोलते हैं कि इसको 10% से ब्याज मिलता है, तो ब्याज कितना जुड़ जाएगा इसमें? 50,000 का ब्याज जुड़ जाएगा। और हर साल 1,00,000 का पेमेंट करते हैं, तो ये 1,00,000 का पेमेंट कर दिया, तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना बचेगा इस बार, इस साल के अंत में? 4,50,000। फिर वापस से यही होगा, 4,50,000 आ जाएंगे, 10% इस पर ब्याज लग जाएगा, 10% का ब्याज लग जाएगा, कितना? 45,000 रुपए का। फिर हमने बोला है कि 1,00,000 रुपए दे देंगे, तो हम 1,00,000 रुपए दे देंगे। तो ये वाली बात की जा रही है, और इसी को क्या किया गया है यहाँ पर जनरल एंट्री में समझाया गया है। समझ में आई बात? यही बात वो यहाँ पर बोल रहे हैं जनरल एंट्री के थ्रू। समझ में आई कि जो पार्टनर्स का हमने क्या करा, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया खाते में, क्या करा, खाते में वो बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। और दूसरे में क्या आ रहा है कि जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं हम, उनके खाते में क्रेडिट कर रहे हैं। देखिए, इंटरेस्ट खाता डेबिट कर रहे हैं। इंटरेस्ट खाता डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फर्म के लिए व्यय, खर्चा हो जाएगा। और क्रेडिट किस में हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट में यहाँ पे दिख भी रहा है क्रेडिट साइड, 50,000 रुपए जो है वो क्रेडिट हो रहा है। कुछ दिक्कत आई, ये अपना एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लिया, ठीक है? तो ये क्रेडिट कर रहे हैं, तो वही वाली बात बोली जा रही है। और फिर क्या कर रहे हैं, किस्त का भुगतान कर रहे हैं। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, डेबिट करा है। ये देखिए पार्टनर्स को जो पेमेंट कर रहे हैं 1-1 लाख का, ये 1-1 लाख का पेमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आई जनरल एंट्रियां कैसे चल रही हैं, कैसे काम हो रहा है। वार्षिकी वृत्ति खाता खोलना, वही पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंशन अकाउंट जो मैंने आपको बताया था। अवकाश ग्रहण करने वाले साझी और मत साझेदार के उत्तराधिकारी को वार्षिकी वृत्ति के रूप में भुगतान करना। तो वार्षिकी वृत्ति खाता खोलकर वहां पर राशि हम क्या कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं। जैसे लोन अकाउंट में हस्तांतरण कर रहे थे, वैसे ही हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसका बैलेंस 5,00,000 का उसका बैलेंस था, तो उसका 5,00,000 का बैलेंस हमने अज्यूम करा है, 5,00,000 का बैलेंस, नहीं तो आप सोचें 5,00,000 कहाँ से आए, तो हमने माना कि 5,00,000 रुपए उसको देना निकल रहे थे। तो यही 5,00,000 रुपए अब हम क्या करेंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 5,00,000 रुपए हम उसके एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अब इस पर ब्याज रहेगा, तो ब्याज भी उसमें लगा देंगे, जैसे लोन पर ब्याज लगाते थे ऐसे एन्युटी सस्पेंशन अकाउंट में ब्याज लगा देंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में नीचे वाले में दिया था क्या, 50,000 रुपए ब्याज, तो बस पहले साल का कितना, 50,000 रुपए ब्याज हम क्या करेंगे, उससे उसका बैलेंस बढ़ा देंगे। और फिर वही किस्त का भुगतान, तो वही किस्त का भुगतान हो जाएगा, जैसे वहां पर हुआ था यहाँ पर भी किस्त का भुगतान होगा। देखिए केस से किस्त का भुगतान कर दिया 1,00,000 रुपए, तो बस ये 1,00,000 रुपए हमने क्या करा, किस्त का भुगतान कर दिया। किस्त का भुगतान का मैंने बताया, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, वार्षिकी में हर बार कितना होता है, वार्षिकी में वो जो है हर साल उनको किस्त मिलती जाती है एक अमाउंट से। वार्षिकी वृत्ति पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मतलब जो व्यक्ति है वही मर गया, जो व्यक्ति था वही मर गया, मतलब हमने जो पिछली बार एन्युटी में एग्जांपल समझा था, ये एन्युटी वाला एग्जांपल समझा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि वो जो ये हमारा एन्युटी वाला हमने एग्जांपल समझा था, गया एग्जांपल ये वाला, हाँ ये वाला एग्जांपल समझा था कि हमने क्या बोला कि 10,00,000 रुपए एक साथ ना देते हुए हम सी को भी देंगे और सी की वाइफ जो है एस, उनको भी दिया जाएगा। पर क्या हुआ, एक साल बाद ही, एक साल बाद कह रहे ना, हर साल 1,00,000 रुपए देने की बात करी, एक साल बाद सी भी चले गए और किसी कारण से वो भी चले गए, एस भी चली गई, मतलब किसी दुर्घटना की वजह से दोनों लोगों की एक साथ ही मृत्यु हो गई। तो अब हमने पेमेंट कितना करा, 1,00,000 रुपए का पेमेंट करा। उनके बंद कितने रहे थे, 10,00,000 रुपए, और पेमेंट 1 ही लाख का हुआ, क्योंकि हमने बोला था कि जब तक आप जिएंगे हम आपको 1-1 लाख रुपए देते रहेंगे, परंतु अगले साल ही मृत्यु हो गई। तो हमको देना कितने थे उनको, 10,00,000 रुपए, और हमने क्या क्या बोला था, 1 ही लाख दिया, तो 9 लाख रुपए तो बच गए ना इनके, ये वाले एग्जाम्पल में। तो 9 लाख रुपए तो बच गए इनके। तो अब 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट जो बैलेंस बचा है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यही वही वाली बात बोली जा रही है, इसको ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी वृत्ति पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट, मतलब क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। अब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मतलब हमको देना कितने थे, 10,00,000 रुपए अभी भी बचे थे उनको देने को, क्योंकि हर साल उनको बोला गया था 1,00,000 रुपए देंगे और उस पर जो ब्याज बनता जाएगा वो भी देते जाएंगे ताकि आपको मिल जाए पूरे जीवन भर। परंतु क्या हुआ, वो उसके पहले ही चले गए। हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख देने थे, हर साल 1-1 लाख देते और उस पर ब्याज भी देते, परंतु वो पहले साल 1,00,000 रुपए लिए और चले गए, तो अभी भी उनके 9 लाख रुपए बचे हुए थे ऐसे ही। मतलब और भी पैसे लगते तो देते हमने, क्योंकि उनसे वादा कर रखा था कि जब तक आप जिएंगे आपको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे।
परंतु वो तो अगले साल ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी भी 9 लाख रुपए तो वही वाले बचे हुए हैं। तो ये 9 लाख रुपए का हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो देखिए हमने P&L अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट। पर अब क्या होता है, ये हमने सोचा था 1-1 लाख रुपए देना। अब जो उनकी वाइफ थी वो है ना 120 साल जी गई, तो हमको लॉस हो गया। मतलब हर साल 1-1 लाख रुपए देने थे, तो 10 साल बाद तो ये तो खत्म हो गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। हर साल 1-1 लाख रुपए तो देना है ना, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था उनसे। तो अब क्या हो रहा है, वो कम पड़ रही है, राशि कम पड़ रही है। तो उतने अकाउंट से फिर हम क्या करा करेंगे, सस्पेंशन अकाउंट को डेबिट करा करेंगे। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब क्या हो रहा है, हम क्या मान रहे हैं, अब इसको व्यय मानकर ट्रीट कर रहे हैं, व्यय मानकर ट्रीट कर रहे हैं। तो वार्षिकी वृत्ति खाते में राशि कम पड़ने पर, अर्थात राशि समाप्त होने के बाद भी, मतलब 10 लाख रुपए कब के चले गए, पर अभी भी आंटी जी तो जीवित हैं, सी की वाइफ एस जो है वो अभी भी जीवित है, उनको अब पैसे देना पड़ रहे हैं। तो हर साल हम उसको क्या कर रहे हैं, फिर लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे क्या कर रखा है, ये वादा कर रखा है कि हम आपको पैसे देंगे। ठीक है। और एन्युटी मेथड में अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, एन्युटी मेथड में कोई कंफ्यूजन हो, तो अवकाश ग्रहण करने वाला वीडियो जो है, दूसरा वीडियो जो है अवकाश ग्रहण करने के बाद वाला जो वीडियो है, मैंने उसमें आपको डिटेल में ये वीडियो ये कंसेप्ट समझा दिया है कि एन्युटी मेथड क्या होती है। तो वो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। समझ में आ गई? एन्युटी मेथड भी पढ़ लिया हमने, एक मुश्त भी पढ़ लिया, लोन भी पढ़ लिया, सारों की एंट्री भी समझ ली, इसकी थ्योरी भी मैंने पिछली बार में समझा दी थी। तो इस प्रकार से हमने प्रैक्टिकल, उसकी एंट्री, उसमें कैलकुलेशन कैसी होती है, ये सारी बातें थ्योरी में लिखी होती है, मैंने उसको आपको प्रैक्टिकल में समझाया, उसको एग्जाम्पल से समझाया, साथ ही साथ जनरल एंट्री भी समझा दी। मतलब हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं कहीं भी टॉपिक में कि कुछ छूटे, कुछ रह जाए। सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको IMP बताते जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, और फिर हम पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछने के प्रयास में है, हम चाह रहे हैं कि वो आप पहले से ही तैयार करके जाएं, कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। अभी तक तो हमने इतना अच्छे से कवर किया है साझेदारी को, कि अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपके उसमें से बन जाए। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मैं ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर से करिएगा। ये हमारा नंबर है, आप इससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने बाय नहीं किया हो, और अगर आप बाय करना चाहते हैं, अगर कॉमर्स की पूरी क्लासें पढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑफर है। 5 तारीख के बाद जो है ये ऑफर, 5 के बाद जो है ये ऑफर का प्राइस कितना हो जाएगा, 2499। और अभी तक प्राइस कितना है, 1999। ये प्राइस कब तक रहेगा? तो देखिए कुछ बच्चों का क्या हो रहा था कि पेमेंट नहीं हो पा रहा था, किसी किसी कारणवश वो पेमेंट करने में दिक्कत कर रहे थे। कई सारे हमारे पास ये आई थी कि सर हमसे पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश। तो हमने क्या करा है, जो 5 तारीख में सुबह दिन की 12 बजे तक आपको जो है 1999 का ही प्राइस मिलेगा। दिन की 12 बजे तक क्या प्राइस रहेगा, 1999 का ही। क्योंकि कुछ बच्चों का ये था कि सर हम कल सुबह सुबह पेमेंट कर लेंगे, अभी हमसे पेमेंट नहीं हो रहा, हम दुकानों पर जाकर के पेमेंट कर लेंगे। तो उन सब बच्चों की रिक्वेस्ट के कारण हमने ये क्या करा है कि 5 तारीख को दिन की 12 बजे तक जो प्राइस है 1999 रखा गया है। उसके प्राइस जो प्राइस है वो 2499 हो जाएगा। और अगर आप केवल नोट्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब ये जो नोट्स देख रहे हैं केवल ये नोट्स ही चाहते हैं, वीडियो क्लासेस नहीं चाहते हैं, केवल नोट्स चाहते हैं और अपने से ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो नोट्स भी बाय कर सकते हैं। आपको टॉपिक वाइज जैसे जैसे हमारी क्लासें होती जाएंगी, जैसे हमारे जो बच्चे पेड क्लास के बच्चे उनको नोट्स दिए जाएंगे, वही नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। वो नोट्स भी आप ले सकते हैं 499 में। और अगर आप 5 तारीख में 12 बजे के बाद ये नोट्स लेना चाहेंगे, तो आपको ये नोट्स तो मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको चुकाने होंगे 699। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, ताकि आप आने वाली वर्ग 1 परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और आप बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।